देखो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, याद है आप लोगों को? तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन में आप लोगों ने देखा था कि रेट जो होता है किसी भी गैस का डिफ्यूज होने का या इफ्यूज होने का, वो किस पे डिपेंड करता है? अबे रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन जो होता है वो एक्चुअली में किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई आर टी और एम। और आपने प्रूव करके देखा भी था कि भाई, आप प्रूव करके हमने दिखाया अभी तक रेट ऑफ डिफ्यूजन ये होता है किसी भी गैस का, ऐसे लिखते हैं, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनसाइड कंटेनर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे वो गैस डिफ्यूज या इफ्यूज हो रही है। हमने ये सब बताया हुआ है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी दिया था। एंड नेक्स्ट वन इज रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, सर ये कहीं पे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वो गलत है। और रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, ऐसे करते हैं ना। और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने ये मोलर मास को रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेंसिटी बताया था, रो, ऐसे करके। ये बताओ, आपको पता है पिछली क्लास वाला? तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। फैन ऑफ कर दो भैया, एसी ऑन है ना, क्यों फालतू एंट्रोपी बढ़ा रहे हो? कौन सा फैन चल रहा है? बड़ी वाली स्ट्रिंग पुल करो जरा, और एक बार, और एक बार पुल करो। एसी ऑन है ना, क्या करोगे इतना ठंडा करके? ये समझ गया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? क्वेश्चन समझ में आ गया था आप लोगों को? वॉइस आ रही हुई या पीछे हमारी? अच्छा चलो लिखो। ए, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग जरा कायदे में पढ़ा लिखा करो। क्लास में बैठे हो तो क्लास में तुम अटेंटिव हो, इधर उधर नहीं देखो साले, आउट मारेंगे नहीं तो। लिखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब गैसियस स्टेट का एक पैकेज अभी हम देख लेंगे। आप लोग बोल रहे हो आपको पैकेज मिल गया, फिर भी हम देखेंगे, नया पैकेज दूसरा भिजवा देंगे। 3 पैकेजेस होते हैं, एक 12th पास के लिए अलग से बनाते हैं, 11th वालों के लिए अलग से, क्रैश कोर्स वालों के लिए अलग से। अब तुम लोग बोल रहे हो पता नहीं कौन सा मिला है, किसी के पास हो हमको भेज देना है ना, व्हाट्सएप कर देना हमको, है? अच्छा अभी देख लेते हैं, बहुत अच्छे दोस्त, रुके रहो। चलिए दोस्त देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिखो अजम्पशंस, इनके अजम्पशंस होते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? सुनो, अजम्पशंस बता रहे हैं आपको। अजम्पशंस के पहले आपको ये बता दें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या इसका पर्पस है। जैसे आप इस रूम में बैठे हुए हो, सपोज करो इस रूम में टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ऑफ दिस रूम इज बिकॉज ऑफ, आपको पता है इसमें N2 और O2 पड़ी हुई है गैस, इस रूम में N2 और O2 है। तो टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ऑफ दिस रूम या दिस कंटेनर इज बिकॉज ऑफ collision of molecules of N2 and O2 on the walls of container। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल पड़ा है, जैसे सपोज करो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ऐसे एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल इस रूम में पड़े हुए हैं, ऐसे हमने बोल दिया मॉलिक्यूल जिनका मास है m, सपोज करो m मास है और उनकी स्पीड है v। अज्यूमिंग रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं ये, अज्यूमिंग रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब ऐसे जा रहा है टू एंड फ्रो, ऐसे जाके इधर टकराएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसे रेक्टिलिनियर मोशन, समझते हो ना? तो ये एम मास का पार्टिकल है, अगर v स्पीड से जाके इस दीवार पे टकराएगा ऐसे, तो एम v लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। और अगर इसकी लेंथ l है तो फिर वो l लेंथ पीछे जाएगा, उधर भी एम v ट्रांसफर करेगा मोमेंटम, फिर वापस आके एम v मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो डिस्टेंस कितना चला वो? 2l डिस्टेंस। किस स्पीड से चला होगा? v स्पीड से। तो कितने टाइम बाद वो दोबारा आके एम v मोमेंटम ट्रांसफर करेगा? 2l/v। अरे डिस्टेंस जानते हो ना? अरे l/v अगर आप देखोगे, समझ रहे हो भैया, l लेंथ है, v उसकी स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा उसको यहां से यहां जाने में और वापस आने में? 2l/v लगेगा ना? समझ में आ रहा है दोस्त आप लोगों को? तो इसका मतलब है कि अगर 2l/v टाइम देख रहे हो तो यही जो m मास का पार्टिकल है वो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा 2mv। mv ट्रांसफर किया है ऐसे, फिर जाके उधर जाएगा दीवार में टकराएगा, फिर आके mv ट्रांसफर करेगा। हम ये बताना चाहते हैं कि 2l/v टाइम में 2 बार आके उसने mv और mv लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर किया है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हो? और फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। So the pressure in this container is because of collision of gas molecule on the walls of container.
जैसे हम लोग इस रूम में सर्वाइव कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, बहुत अच्छा खासा प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, हम लोग का नेचर ने हमको गिफ्ट दिया, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं इस पे। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इस रूम में सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं N2 और O2, वो स्पीडिंग गैस मॉलिक्यूल है, स्पीड है उनकी काफी अच्छी खासी, वो स्पीड से आके टकरा रहे हैं दीवार पे, वॉल पे कोलाइड किए, mv मोमेंटम ट्रांसफर किया, उनका छोटा सा मास होगा और वो एक पर्टिकुलर हाई स्पीड से चलते हैं, mv ट्रांसफर किया, फिर वो जाके पीछे टकराएगा और फिर आके mv ट्रांसफर करेगा। तो mv और mv 2mv ट्रांसफर हो गया ना, कितने टाइम में? अरे l बाई वी टाइम इधर लगा होगा, फिर l बाई वी लगा होगा, इसका मतलब 2l बाई वी टाइम में। तो आप बोलोगे 2mv मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है डिवाइडेड बाई, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? 2l बाई वी। तो आप बोल दोगे वो फोर्स हो जाएगा, और फिर ऐसे ही फोर्स पर यूनिट एरिया से प्रेशर आ जाएगा। तो किसी भी रूम का प्रेशर इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो अजम्पशंस में अभी लिखवा रहे हैं, अजम्पशंस के पहले ये चीज लिखनी थी, लिखो प्रेशर इनसाइड एनी कंटेनर, अजम्पशंस अभी बाद में लिखना, लिखो प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर इज ड्यू टू, pressure inside a container is due to collision of, pressure inside a container is due to collision of gas molecules, pressure inside a container is due to collision of gas molecules, pressure inside a container is due to collision of gas molecules on the walls of container, pressure inside a container is due to collision of gas molecules on the walls of container, pressure inside gas molecule is due to collision of gas molecules, pressure inside a container is due to collision of gas molecules on the walls of container। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, उसके बाद लिखिए स्पीडिंग गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर लीनियर मोमेंटम, जो स्पीडिंग या मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स, मूविंग गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर लीनियर मोमेंटम, मूविंग गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर लीनियर मोमेंटम टू द वॉल्स, स्पीडिंग गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर लीनियर मोमेंटम टू द वॉल्स, है ना, वॉल्स ऑफ कंटेनर वही है वॉल्स, ठीक है। स्पीडिंग गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर लीनियर मोमेंटम टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और उसके बाद कॉमा करके लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is known as force, उसी में स्पीडिंग गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर लीनियर मोमेंटम टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और उसके बाद लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, और फिर उसके बाद लिखिए फोर्स पर यूनिट एरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन प्रेशर इनसाइड कंटेनर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन प्रेशर इनसाइड कंटेनर, force per unit area is responsible to maintain pressure inside container, force per unit area is responsible to maintain pressure inside container। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं भैया किसी को? नो सर। बता देना अगर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा। ब्राउनियन थोड़ा सा अलग चीज है, अभी ब्राउनियन नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ब्राउनियन रेक्टिलिनियर नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो देखो दोस्त, ऐसे हमने बोला कि सपोज करो m मास का एक पार्टिकल है, तो ये v स्पीड से चल रहा है। ऐसे ही सपोज करो बहुत सारे m मास के पार्टिकल है, ध्यान से सुनो, बहुत सारे m मास के पार्टिकल हैं जो स्पीड से चल रहे हैं, डिफरेंट स्पीड से, ठीक है। सेम स्पीड नहीं बता रहे हैं, कोई डिफरेंट स्पीड होगी उनसे चल रहे हैं। तो इसके अंदर का प्रेशर, हम डेरिवेशन अभी नहीं करा रहे हैं, डेरिवेशन आपको बाद में करा देंगे। जो प्रेशर होता है वो ये आता है, P इज इक्वल टू, देख लो पहले, सुन लो, P इज इक्वल टू 1/3, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आया है, कुछ अजम्पशंस है भी लिखवा रहे हैं, ये फॉर्मूला किन अजम्पशंस को कंसीडर करके आया है। P इज इक्वल टू 1/3 ऐसे, M इंटू N अपॉन कैपिटल V इंटू V, ऐसे ध्यान से देखना भैया, RMS, अभी सब बताएंगे क्या है एक एक करके, V RMS सबस्क्रिप्ट में है ये RMS। तो प्रेशर इनसाइड कंटेनर according to kinetic theory of gases by using all assumptions of kinetic theory of gases, ये होता है प्रेशर इनसाइड कंटेनर। आप चाहो तो PV एक तरफ कर लो, इसको P इंटू V, अरे प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT जानते हो, तो PV एक तरफ कर लो तो आ जाएगा 1/3 M इंटू कैपिटल N इंटू V RMS का स्क्वायर। ये एक्चुअली यही जो हमने बोला है ना कि आप ये कंटेनर में
गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियर मोमेंटम एक्सर्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स है एंड सो ऑन, उसको यूज करके आया है। कुछ अजम्पशंस होते हैं, डेरिवेशन अभी नहीं बता रहे हैं, आपको कुछ हल्का सा आइडिया दे दिया और आपको प्रेशर की वैल्यू बता दी हमने, समझ रहे हो। तो ऐसे एक बॉक्स बनाओ, क्यूबिकल बॉक्स है ये, इस क्यूबिकल बॉक्स में प्रेशर की वैल्यू लिख लो, P इज इक्वल टू 1/3, ऐसे करो, बनाओ तो एक बॉक्स बनाओ आप पहले। अबे लिखो तो पहले, अभी सब बता रहे हैं, और लोग नहीं लिखने दोगे, बताएंगे, तुमको लगता है नहीं बताते हैं, नहीं बताए तो बताओ, सब लोगों को कॉपी कर लेने दो। ये प्रेशर इनसाइड कंटेनर P इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m। अच्छा भैया और सब लोग तेज लिखा करो फिर, तुमको समझ में आ रहा है दोस्त कि बस लिखने पे फोकस कर रहे हो। P इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m इंटू n अपॉन कैपिटल V। कैपिटल V वॉल्यूम है, एक एक करके लिखवाते हैं, इनका मीनिंग क्या है। अब लिखिए, कैपिटल P इज नोन एज प्रेशर इनसाइड कंटेनर, P को लिखना, P इज नोन एज प्रेशर इनसाइड कंटेनर, प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड कंटेनर, जो प्रेशर डेवलप हुआ है। कैपिटल P जो है प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड कंटेनर, ठीक है भैया। कैपिटल V को लिखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कैपिटल V मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये कैपिटल V होता है। तो स्मॉल m मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, स्मॉल m जो होता है मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, स्मॉल m इज नोन एज मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। कैपिटल N, ये देखो कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड कंटेनर, कैपिटल N इज total number of gas molecule present inside container, total number of gas molecules present inside container, total number of gas molecules present inside container। और VRMS, ये देखो VRMS का स्क्वायर है यहाँ पे, तो आपको VRMS की वैल्यू लिखनी है ऐसे, VRMS, सुनिए जो हम बता रहे हैं वैसे लिखना इसको, VRMS में ऐसे उल्टा पढ़ते हैं, नीचे देखो जो सबस्क्रिप्ट में है उसको बता रहे हैं पहले, R को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, तो आरएमएस का नाम होता है VRMS का रूट मीन स्क्वायर स्पीड, लिखिए जरा, रूट मीन स्क्वायर, ऐसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसको बोलते हैं, VRMS इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब आपको लगेगा ये है क्या, बताते हैं भी क्या होता है। ऑनलाइन वाले किसी की तरफ से आवाज आ रही ज्यादा, खड़बड़ खड़बड़। सर डन, सर डन, अच्छा ठीक है ठीक है, ये हो गया भैया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब लिखो अजम्पशंस, है ना दोस्त, अजम्पशंस लिखो बच्चा, अजम्पशंस ऑफ केटीजी, मतलब ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है इसको क्या अजम्पशंस कंसिडर करके डिराइव किया गया होगा, क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। केटीजी, केटीजी बोले तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, केटीजी लिखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, total volume occupied by gas molecules, total volume occupied by gas molecule, total volume occupied by gas molecule is negligible as compared to, total volume occupied by gas molecule is negligible, total volume occupied by gas molecule is negligible as compared to volume of container, total volume occupied by gas molecule is negligible as compared to volume of container, total volume occupied by gas molecule is negligible as compared to volume of container। ठीक है भैया, ये आप बोल सकते हो कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल है, गैस मॉलिक्यूल का साइज ही नेग्लिजिबल है, ये माना गया है, ठीक रहो, समझ में आ रहा है। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स विद, गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड, गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, समझ रहे हो, सारे के सारे सेम स्पीड से थोड़ी चलते हैं, डिफरेंट स्पीड, गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
Collision between gas molecule is perfectly elastic in nature. Collision between gas molecule is perfectly elastic in nature. Collision between gas molecule is perfectly elastic in nature. Collision between gas molecule is perfectly elastic in nature. जानते हो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू 1 होगी. Yes. जानते हो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा ऐसे आएंगे ऐसे फिर पीछे उतने स्पीड से निकल जाएंगे. इलास्टिक का ये मतलब होता है. जानते हो तुम लोग, वो हम कोलिजन नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हें. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल. There is no attractive or repulsive forces. There is no attractive or repulsive forces exist between gas molecules. There is no attractive or repulsive forces exist between gas molecule. Gas molecule के बीच में there is no attractive और repulsive forces. कोई भी attractive मतलब there is no attraction or repulsion between gas molecule, है ना दोस्त? समझ रहे हो भैया? बहुत अच्छे दोस्त. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Kinetic energy of gas molecule. Kinetic energy of gas molecule is directly proportional to. Kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature. Kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature. Kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature. है ना दोस्त? ऐसे ke और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वहीं पे लिख लो ke ऐसे लिखना ब्रैकेट में, ke और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये मेन अजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के. छोटे मोटे और माइनर अजम्पशंस भी होते हैं, इतने मोर देन सफिशिएंट है. काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको याद रखना. अब बोला जाता है गैस मॉलिक्यूल, अच्छा एक और लिख लो, गैस मॉलिक्यूल्स आर ट्रीटेड एज सॉलिड हार्ड स्फीयर्स. ये अजम्पशंस में आता है केटीजी के. गैस मॉलिक्यूल्स आर treated as solid hard spheres. Solid hard spheres ट्रीट किए जाते हैं. बहुत टाइनी साइज होता है इनका, बहुत छोटा सा, है ना. गैस मॉलिक्यूल्स आर ट्रीटेड एज. तो उसके बेसिस पे हमने प्रेशर आपको बता दिया. उसका डेरिवेशन क्या है आगे कभी बता देंगे, अभी सही टाइम नहीं है बताने का. अब देखो तुम बोलोगे सर एक नई चीज हमको यहाँ पे समझ में आई, VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. तो इसका मतलब आप जिस रूम में बैठे हुए हो, जैसे आप इस रूम में बैठे हुए हो, यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल. वैसे प्रैक्टिकली बता दें, आप आगे चल के समझ जाओगे. नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड अगर आप देखोगे तो 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही होती है. 200, 300 ऐसे ही चलते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल. आप गूगल करके देख लेना. नॉर्मली किसी भी VRMS, V एवरेज जो मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं ना, जनरली वो ऑन एन एवरेज अगर आप चेक करोगे, इस रूम में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए इस रूम में, जिसको हम लोग बियर कर रहे हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑन एन एवरेज 200 से 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे होंगे. N2 और O2 वाले जो प्रैक्टिकली बता रहे हैं, आप बाद में निकाल भी लोगे. 27 डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूम कर लो यहाँ का टेम्परेचर है उस पे. मतलब मॉलिक्यूल बहुत ऐसे नहीं चलते, ऐसे धीरे धीरे चल रहे हो, मतलब बहुत तेजी से चलते हैं. मतलब आप बाहर निकल के यहाँ पे जहाँ आपकी वैन खड़ी होती है उधर गली के पास, तो 1 2 काउंट करोगे 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे. कितने तेज चलते हैं, बहुत तेजी से. लेकिन बहुत टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं, वो जाके वॉल्स पे कोलाइड कर रहे हैं, m into v लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, और उनका साइज बहुत छोटा है. तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो बहुत छोटा हो जाएगा ना उनका. फोर्स काफी ज्यादा है, एरिया बहुत छोटा है, तो प्रेशर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छा खासा प्रेशर होता है. वो तो हम लोग को लगता नहीं ना, हम लोग को तो भाई एनॉमली थोड़ी फील होती है. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक प्रेशर होता है. इतना क्लियर हो भैया आप लोगों को? तो कोई पूछे जो आप ये बता रहे हो गैस के मॉलिक्यूल, इसमें तो बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के गैस मॉलिक्यूल हैं. तो इन सारे टाइप में आपने VRMS क्या बताया है, तो हम आपको बता रहे हैं. जनरली आप एवरेज निकालना जानते हैं, जैसे आप लोग क्लास में बैठे हुए हो तो एक चीज डिफाइन की गई है एवरेज. सबका मास, सपोज करो सबका वेट, रादर वेट हम बात कर रहे हैं, किसी का वेट भाई 50, 60, 40 ऐसे करके होगा, 40, 45, 50, 60, 70 जो भी होगा सबका. अगर कोई पूछे कि एवरेज क्या आएगा यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, सबके मास को आप ऐड करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल कर दोगे, तभी तो आएगा एवरेज. कोई पूछे अच्छा हम एक और चीज डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज नहीं, हम कुछ रूट मीन स्क्वायर मास डिफाइन करना चाह रहे हैं.
मतलब जैसे एवरेज डिफाइन किया गया सबका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर, वैसे कोई बोले हम एक नया चीज डिफाइन कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर टाइप से कुछ डिफाइन किया गया है सब। बोलोगे क्यों डिफाइन किया गया? एक्चुअली जो प्रेशर वाला फॉर्मूला अभी आपने बनाया था ये वाला, P इज इक्वल टू 1/3 M और कैपिटल N अपॉन V, मतलब पता होना चाहिए ना क्यों डिफाइन कर रहे हैं इसे, नहीं तो ऐसे तो लोग बैठे रहते हैं कि समझ में नहीं आता क्यों डिफाइन। V RMS का स्क्वायर, तो ये V RMS एक्चुअली में किसी एक बहुत बड़े टर्म को बोला जा रहा है। यहाँ पे V RMS की जगह एक बड़ा सा टर्म आया था, उस टर्म को उन्होंने बोल दिया इसको आज के बाद V RMS बोलेंगे। मतलब वो टर्म नहीं लिखना चाह रहे लोग, वो टर्म एक्चुअली में एवरेज नहीं था, कुछ एक नया सा इक्वेशन बन रही थी, समझ रहे हो भैया? तो बोला गया ऐसा है, बहुत सारी चीजें हैं उनको अब हम V RMS के फॉर्म में भी डिफाइन कर देंगे। जैसे एवरेज डिफाइन होता है सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, वैसे ही होता है RMS। जैसे हम आपसे पूछें एक एक करके, पहले सुन लो, अभी बता रहे हैं ना आपको। तो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे बहुत सारे होंगे, सबकी स्पीड होगी डिफरेंट। अगर हम आपसे पूछे सबका एवरेज बताओ, तो आप करोगे सपोज करो 10 गैस के मॉलिक्यूल है, सबकी स्पीड है V1 V2 V3 V4 एंड डैश 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 V10। तो आप क्या करोगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस V10 अपॉन 10, यही तो करोगे एवरेज स्पीड, यही तो होगा। कोई बोले हम एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं V RMS, उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो हमारी बात सुनिए, जो V एवरेज डिफाइन किया जाता है, जैसे V एवरेज जो होता है, एवरेज अगर सपोज करो 10 गैस के मॉलिक्यूल है, इफ अ कंटेनर कंटेन 10 गैस मॉलिक्यूल, तो ऐसे बोलोगे V1 प्लस V2, रादर 3 गैस के मॉलिक्यूल है सपोज करो, तो V3 अपॉन 3, ऐसे करोगे। वैसे V RMS डिफाइन किया जाता है रूट मीन स्क्वायर, इसको उल्टा पढ़ते हैं ऐसे, सुनिए पहले, स्क्वायर करना है आपको, स्पीड्स का स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है। जैसे आपके पास ऐसे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, ये स्पीड्स का स्क्वायर हो गया। अरे स्पीड्स का स्क्वायर करना है, फिर उनका मीन लेना है, मीन बोले तो इनका अपॉन 3 करना है, इसका अंडर रूट लेना है, ये होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस लेके जो फॉर्मूला बनाया जाता है, उसमें जो ये वाला एक बड़ा सा टर्म आता है ना, जिसको V RMS बोल दिया गया, उसको डिफाइन करने के लिए हम आपको अलग से पढ़ा रहे हैं। जैसे रूट मीन स्क्वायर मास हम आपका बोल सकते हैं, सुनिए आप कॉपी में लिखो, इफ एक मिनट, डेफिनेशन ऑफ एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर, डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। Definition of average speed and root mean square speed. Definition of average speed and root mean square speed. Average speed and root mean square speed ये डिफाइन करने जा रहे हैं। लिखिए, अब एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। लिखो एग्जांपल वन, वो एग्जांपल से ही समझा देता ना, मैथमेटिकली डेफिनेशन बता रहे हैं, थ्योरेटिकली क्या करोगे। लिखो, लेट अ कंटेनर कंटेन्स, लेट अ कंटेनर या वेसल, let a container contains, container or vessel contains 3 molecules moving with V1 V2 V3 speeds, या V1 V2 V3 meter per second. Let a container contains 3 molecules moving with V1 V2 and V3 meter per second, moving with V1 V2 and V3 meter per second. Let a container contains, या vessel contains 3 molecules moving with V1 V2 and V3 meter per second. ठीक है दोस्त? तो V average can be written like this. V average can be written like V1 plus V2 plus V3 upon 3. यही तो लिखोगे भैया? गलत कह रहे हैं क्या भाई? तो साले बोलते नहीं तुम लोग? No sir. यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और V RMS की वैल्यू क्या लिखोगे? RMS में ऐसे पढ़ते हैं, एवरेज में तो हमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, एवरेज में क्या होता है सबका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर। RMS में क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं उल्टे से। जब भी निकालना होता है तो क्या बोलते हैं, जैसे एवरेज स्पीड निकालना है आपको, तो आप ऐसे कर दोगे, रूट मीन स्क्वायर में करना है तो स्पीड्स का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, स्क्वायर करके उनका मीन लेना है, मीन बोले तो उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देना है और उन पे अंडर रूट चढ़ा देना है। ये डेफिनेशन होती है रूट मीन स्क्वायर की। जैसे आप लोग इस रूम में जितने भी लोग बैठे हो, 40-50 यहाँ पे हो, बाकी घर पे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर इनमें हम बोले कि रूट मीन स्क्वायर मास बताओ, रूट मीन स्क्वायर मास, तो सबके मास का स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है भैया?
एक्चुअली जब ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, तो यहाँ एक जो बड़ा सा टर्म बनता है ना, वो ऐसे बनता है, वो वाला टर्म। तो उसी के लिए बोला या तो ये बड़ा सा टर्म हर बार लिखे, हर बार लिखोगे तो परेशान हो जाओगे, तो किसको याद कराओगे, समझ रहे हो भैया। तो उन्होंने बोला एक नया टर्म ही डिफाइन कर देते हैं, VRMS। इस रूम में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होंगे, उन सबका एवरेज भी निकाल सकते हो और रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी निकाल सकते हो सबकी। ये समझ में आ गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखिए हम आपको इसका एक जनरल इनफारेंट मतलब इंटीग्रल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। फिर लिखिए कैलकुलेटिंग V average and V RMS, calculating V average and V RMS in integrated form या in integral form, calculating V RMS and V average in integrated form या integral form, है ना। देखो दोस्त, अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखो हम आपको बता रहे हैं, सपोज करो एक कंटेनर है, एक कंटेनर आपके पास है, उसमें हम बता रहे हैं, देखिए 10 मॉलिक्यूल है टोटल। ध्यान से सुनना भैया, एक कंटेनर में 10 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। 1 मॉलिक्यूल V1 से चल रहा है, 2 मॉलिक्यूल V2 स्पीड से चल रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल V3 स्पीड से चल रहे हैं, और हो गया 4 मॉलिक्यूल किससे चलेंगे फिर, V4। 10 हो गए, ये समझ रहे हो भैया। अरे 4 3 + 2 + 1 आ जाएगा ना। हम बोल रहे हैं आपको, सपोज यू हैव अ कंटेनर और वेसल विच कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल, और 1 मॉलिक्यूल V1 स्पीड से चल रहा है, 2 मॉलिक्यूल V2 स्पीड से चल रहा है, 3 मॉलिक्यूल V3 स्पीड से चल रहे हैं, और 4 मॉलिक्यूल V4 स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर आप लोग उस केस में, रुक जाओ अभी लिखना नहीं तुम लोग, V एवरेज की वैल्यू बताओगे तो आप करोगे एक मॉलिक्यूल किससे चल रहा है, V1 से, 2 मॉलिक्यूल किससे चल रहे हैं, V2 से। तो आप 2 बार या तो V2 + V2 लिखो या तो सीधे 2 × V2 कर दो, ठीक है। और 3 मॉलिक्यूल्स किससे चल रहे हैं, V3 से, तो या तो V3 + V3 + V3 करो या 3 × V3 कर दो। और या तो 4 मॉलिक्यूल V4 से चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, +4V4 कर दोगे, या V4 + V4 + V4 + V4 डिवाइडेड बाई 10 करोगे। लोगों को यही समझ में नहीं आता ये 1 2 3 4 कैसे लिखा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, V1 + V2 + V2 + V3 + V3, भैया सारे स्पीड भाई ठीक है, लकीली 2-3 की स्पीड सेम भी है, V3 + V4 + V4 + V4 + V4, ये हो गए सारे 10। अबे 4 V4 से चल रहे हैं, 3 किससे चल रहे हैं, V3 से, 2 मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद V2, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे तो यही तो V एवरेज आएगा। तो V एवरेज जब आ रहा है, हाँ V एवरेज जब आ जा रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते हैं V एवरेज। बताओ भैया, ये क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्त। VRMS की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सपोज करो, डिफाइन करना जरूरी है दोस्त। तो VRMS में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन स्पीड्स का एवरेज करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। तो एक बार क्या करोगे, V1 स्क्वायर, देख लो यहाँ पे, अभी आगे गलती कर दोगे, V1 स्क्वायर + V2 स्क्वायर + V2 स्क्वायर + V3 स्क्वायर + V3 स्क्वायर + V3 स्क्वायर एंड सो ऑन, होल डिवाइडेड बाई 10 करोगे। या हम इसको ऐसे कर दें, 1 × V1 स्क्वायर + 2 × V2 स्क्वायर। कुछ साले बोलते हैं 2 का भी स्क्वायर करो। अरे 2 का स्क्वायर क्यों करोगे, क्योंकि वो तो नंबर है, समझ रहे हो ना भैया। बहुत लोग, हमने देखा है ऐसा एग्जाम में, एक बार ऐसा पूछा भी जा चुका है, आईआईटी तो नहीं, किसी दूसरे एग्जाम में लोग इसको भी स्क्वायर कर दे रहे थे। अभी जनरल फॉर्मूला बताएंगे, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, +3 × V3 स्क्वायर +4 × V4 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, इसका स्पीड्स का स्क्वायर किया, फिर उनका मीन लिया, मीन बोले तो एवरेज, और फिर उनका अंडर रूट ले लिया, ये VRMS आएगा। ठीक है, लिखो, लेट अ मॉलिक्यूल, लेट अ वेसल और कंटेनर, एग्जांपल 2 है ये, लेट मतलब एग्जांपल के फॉर्म में, लेट अ वेसल और कंटेनर कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल, let a vessel or container contains 10 molecules, 10 gas molecules. Let a vessel or container contains 10 gas molecules, out of which one molecule is moving with V1, one molecule is moving with V1, है ना, 2 molecules are moving with V2, one molecule is moving with V1, 2 molecules are moving with
V2. One molecule is moving with V1. Two molecules are moving with V2. Three molecules are moving with V3. One molecule is moving with V1. Two molecules are moving with V2, and three molecules are moving with V3, and four molecules are moving with V4 मीटर पर सेकेंड या V4, ठीक है, V4 लिखो, यूनिट मत लिखो, एंड फोर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद V4 है ना, तो ऐसे लिख लो V एवरेज और V RMS लिखो। तो अभी हम और इंटीग्रल फॉर्म बताने के पहले तुम्हें कंफर्टेबल कर रहे हैं, जल्दी करो इसको, ऐसे करो। V एवरेज की वैल्यू क्या होगी, V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू क्या होगी, और ये V एवरेज V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स के लिए नहीं, आप किसी चीज के लिए भी लगा सकते हो, मास के लिए लगा सकते हो, किसी भी चीज के लिए जहां तुम्हारा मन करे। पहले लिखो, इसको बताते हैं, और लिख लेना तो बता देना, कॉपी हो जाएगा तो बता देना। Sir, done. डन, बहुत बढ़िया, सर डन, बहुत प्यारा। आओ दोस्त, एक बात बताओ, सपोज करो आप, चलो इस रूम में, जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां आपको क्या है ना कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जिस रूम में आप बैठे हुए N2 और O2 ही है, मेनली हम लोग 80% N2 20% O2 अज्यूम करते हैं, जिसमें हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब इतने लोग बैठे हो, कंटिन्यूसली इनहेल कर रहे हो ना, तो तुमको क्या लग रहा है, कम, अब 1-2 मोल N2 थोड़ी होगी यहाँ पे, या वर्स्ट केस में सबसे कम 8 मोल N2 और 2 मोल O2 मान सकते हैं मिनिमम। वैसे इससे बहुत ज्यादा होगा, इतना तुम लोग इनहेल करके खत्म कर दोगे, और ज्यादा होगा N2O2। फिर भी अगर 1 मोल N2 लेते हो तो उसमें Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आते हैं ना, एवोगाड्रोस नंबर, मतलब 6.023 into 10^23, उसको इनफाइनाइट ही तो बोलोगे। 10^23 मतलब समझते हो, इनफाइनाइट, एक तरह से इनफाइनाइट हुआ वो। कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो अगर एक कंटेनर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा N2 के सपोज करो 8 मोल है, 8 मोल ऐसे ही, तो अगर उसके मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे तो अराउंड 10^24 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मान लेते हैं, ठीक है, 10^24 मॉलिक्यूल्स। तो जो 10^24 मॉलिक्यूल्स हैं अगर आपके पास यहाँ पे हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है उनकी स्पीड, मतलब मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हो गए ना, उनकी स्पीड तो अच्छी खासी होगी, 100-200 मीटर पर सेकंड तो होगी सबकी स्पीड, ऑलमोस्ट ऐसे ही तो होगी, ऑन एन एवरेज ऐसे ही तो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब उनकी स्पीड की एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक ठाक वैल्यू है, समझ में आ रहा है, बहुत तेजी से जाके टकरा रहे होंगे, तभी प्रेशर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन कर रहे हैं। अब आपसे कोई बोले 10^24 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल है जो V1 स्पीड से चल रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड से, और 20 मॉलिक्यूल्स हैं जो 101 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 1000 मॉलिक्यूल हैं जो 102 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, है ना। तो 10^23 के कंपैरिजन में जो हमने अभी 20, 10, 1000 मॉलिक्यूल बोला, ये तो इनफाइनेटिमली स्मॉल है, समझ में आ रहा है। तो क्या हम उसको कह सकते हैं, इफ, रुक जाओ अभी, V एवरेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू हम ऐसे कह सकते हैं, dN1 इनफाइनेटिमली स्मॉल फ्रैक्शन है ये, d स्मॉल n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स V1 स्पीड से चल रहे हैं, V1 के आगे d नहीं लगाएंगे क्योंकि तो फाइनाइट वैल्यू है 200-300, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल V1 से चल रहे हैं उनका नंबर बहुत कम है, इसलिए क्या लगा है, इनफाइनेटिमली स्मॉल फ्रैक्शन, dN1 V1 से चल रहे हैं, dN2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे चल रहे हैं बे, V2 से चल रहे हैं, एंड आप आगे बढ़ोगे अगर तो dN3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स V3 स्पीड से चल रहे हैं, एंड डैश 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 डैश, समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहे हो साले, क्लियर है। और डिवाइडेड बाय मान लेते हैं वो n जो आप बता रहे हो वो बहुत ज्यादा है, उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं टोटल n, ऐसे n ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, n की कोई वैल्यू है 10^24 जो भी है, लिख दिया हमने, ठीक है बच्चा, ये समझ में आ रहा है। या इसी को हम ऐसे करें अगर इंटीग्रल फॉर्म में, तो क्या हम इसको V एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम जब भी डिफाइन कर रहे हैं अभी बहुत कुछ बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ V dN, ऐसे V dN अपॉन n, बताओ ये ट्रू है। V एवरेज का मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कंटेनर, और मॉलिक्यूल्स की स्पीड अगर V1, V2, V3 ऐसे करके, तो ये इंटीग्रेशन V dN आ जाएगा, वेयर n इज
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि बहुत ज्यादा है, dn इज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, तो v1 dn1 v2 dn2 समझ में आ रहा है आप लोगों को इंटीग्रेशन लगा के? अरे कुछ तो समझ में आ गया, बाकियों से पूछ रहे हैं भाई, समझ में आ गया दोस्त? Yes, sir. बहुत प्यारा दोस्त। अच्छा सुनो, तो वैसे ही अगर हम v एवरेज की बात कर रहे हैं, तो वैसे अगर हम लोग इसका v RMS लिखेंगे तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर आ जाएगा। तो v RMS अगर हम यहीं पर प्रूव कर दे डायरेक्टली लिख देते हैं v RMS, तो इसकी वैल्यू पहले आप क्या करोगे, dn1 या राधा हम यहीं पे कर दें dn1 into v1 स्क्वायर प्लस dn2 प्लस v2 स्क्वायर। तो क्या इंटीग्रेट अगर करेंगे हम, पहले रुक जाओ देख तो लो सब लोग, ऐसे v स्क्वायर इंटू dn अपॉन n और इसका अंडर रूट, मानोगे कि नहीं मानोगे भाई? Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, ये अंडर रूट के अंदर v स्क्वायर इंटू dn है, और लिमिट ठीक है, अभी कहां तक लगानी है बताएंगे आपको, पहले तो इतना समझ लो, क्या v RMS और v एवरेज का ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला आएगा, कर लोगे? तो लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए, पढ़ने लिखने वाले लोग समझ रहे हो, बाकी सारे ध्यान नहीं लगा के पढ़ रहे हैं सब। लिखो, let a molecule contains infinite number of molecules, let a vessel या let a container contains infinite number of molecules, let a container contains infinite number of molecules, gas molecules है ना, infinite number of gas molecules, और ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल N, मान लेते हैं n बहुत ज्यादा है, अरे 10-20 मोल होंगे, अभी तो जानते हो ना n, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, है ना भैया? तो v आप अब उसके बाद फुल स्टॉप लगाइए, उसके बाद लिखिए v एवरेज एंड v RMS कैन बी रिटन लाइक, v average and v RMS can be written like, v average and v RMS can be written like, आप एक काम करो, तो v average ये लिखना, सुनो पहले अब देख लो, आप स्क्रीन पे देखो सब लोग बोर्ड पे, तो v average आप पहले ये लिखना dn1 v1 ऐसे करके अपॉन n कर देना, फिर इंटीग्रल फॉर्म लिख लेना इसका, वैसे भी RMS लिखना तो dn1 into v1 स्क्वायर प्लस dn2 into v2 स्क्वायर प्लस dn3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n और उसका अंडर रूट, और फिर उसका भी इंटीग्रल फॉर्म कर लेना। कर लोगे इसको कि हम लिख के बताएं भैया? तो करो फिर इसको जल्दी करो, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. बहुत प्यारा दोस्त, बताओ चलो जल्दी करो, इसको अच्छे से लिखो, ये डिफाइन है, इसका एक सिंपल सा आंसर भी आता है, हो सकता है किसी ने सुना हो स्कूल में, वो सब अभी आंसर सिंपल सा बाद में बताएंगे, पहले सब्जेक्टिव अप्रोच तो देखो। देख लिया भाई सबसे पीछे वाले साले, समझते कब हो तुम लोग? सबसे पीछे वाले, अरे समझते हो कि बस लिखने पे ही ध्यान देते? आओ कभी आगे आया करो, तुम लोग हमेशा ही पीछे बैठते हो। अच्छा हाँ, जगह नहीं थी दोस्त, जल्दी करो भैया, आगे देखो जल्दी करो, कॉपी कर लिया इसको? 1 मिनट सर कर रहा है। अच्छा करो, सब लोग कॉपी करो भैया, वी एवरेज कॉपी कर लो, और इंटीग्रल फॉर्म बहुत जरूरी है, इंटीग्रल फॉर्म आपको लिखना बहुत जरूरी है वी एवरेज का और वी RMS का, अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर अभी फॉर्मूले आप कर नहीं पाओगे, आप आगे नहीं कर पाओगे। वी RMS में क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं उसको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, स्पीड का स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लगाना है उस पर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और एवरेज में कुछ नहीं करना होता, सीधे स्पीड्स लिखो, उसमें उनके नंबर्स लिखो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, उन्हें बोलते हैं एवरेज। हो गया भैया? यस सर। ठीक है दोस्त, अब देखिए, अब हम लोग रियलिटी पे आते हैं। रियलिटी, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, जिस रूम में आप जहां भी बैठे हुए हो, क्या इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं? मान लेते हैं N2O2 यही दो हैं गैस के मॉलिक्यूल, तो ये सारे के सारे डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तुम्हें क्या लग रहा है, काउंट कर सकते हो क्या मॉलिक्यूल्स को? भाई मोल्स पता हो, मतलब वैसे एक एक करके तो नहीं काउंट कर सकते,
तो इस रूम में भी गैस के मॉलिक्यूल हैं, कोई बोले ठीक है इसमें भी आरएमएस भी एवरेज बताओ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे। तो जैसे इनफाइनाइट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जानते हो, इनफाइनाइट जीपी का सम तो फाइनाइट आता है, फाइनाइट तो आता ही है, एपी जीपी इन सबके सम तो फाइनाइट आते हैं भले इनफाइनाइट हो। ये इनफाइनाइट जीपी होता है भाई 1x x स्क्वायर x क्यूब जो भी कुछ होते हैं आप लोग जानते हो, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 ऐसे करके जो भी होता है फाइनाइट आता है। तो जो भी एवरेज लिखा है भले इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे कोई बोले कि बिलियंस ऑफ बिलियन, मान लो 1 बिलियन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, सबकी स्पीड किसी की 100, किसी की 101, किसी की 101.5, किसी की 101.2 ऐसे करके होगी, किसी की 300, किसी की 500 ऐसे करके होंगे। जब इन सबका एवरेज लोगे तो एवरेज तो फाइनाइट आने वाला है, जैसे इनफाइनाइट जीपी का सम आता है, समझ रहे हो। तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स उनका कोई जनरल फाइनल आंसर आ रहा होगा। अगर हम यहीं से आपसे पूछते हैं आपके क्लासरूम में, इसमें या क्लासरूम में या घर में जिस भी रूम में बैठे हो, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, बताओ फाइनल आंसर भी एवरेज क्या आएगा, फाइनली भी आरएमएस क्या आएगा। हम अगर पूछें आपसे तो कैसे बताओगे। तो एक कुछ तो फॉर्मूला होता है, शायद आप लोगों ने देखा हो, और नहीं देखा है तो हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला सिंपल सा आंसर आता है उसमें, रिजल्ट बहुत सिंपल होता है, लेकिन आपको डेरिवेशन इसलिए बता रहे हैं, हम दोस्त इसको पहले से पढ़ाते थे। डिराइव करना बड़ी सी इक्वेशन है, अभी तुम लोग घबराओगे, तुम लोग को अभी ठीक से हमने पढ़ाया नहीं है, तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर पढ़ा है, तुमको लग रहा होगा बड़ा इजी होता है, अब देखना अच्छा लगेगा। अब हर क्लास में तुमको नया कुछ दिखेगा, वो तो इजी चैप्टर था कि तुमको फैमिलियर करने के लिए, अब तुम भी हमसे फैमिलियर हो गए हो, जान चुके हो, अब देखो अभी कुछ नई नई चीजें आएंगी। तो हम ये बता रहे हैं कि वी एवरेज वी मोस्ट प्रोबेबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम डिराइव करवाते थे, तो लोग सोचते थे तो सर बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं। जेई एडवांस 2020 में एक इक्वेशन आ गई जो हम लिखने जा रहे हैं, ये इक्वेशन ही आ गई एडवांस 2020, तब लोगों को लगा ये सही, भैया सही लिखे जाते थे, आ गया वो क्वेश्चन, समझ रहे हो भैया। तो लिखिए कैलकुलेटिंग, हेडिंग लिखो कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड, एक मिनट ऐसे लिखो, कैलकुलेटिंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिस सीक्वेंस में बोल रहे हैं वही लिखना, कैलकुलेटिंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको वीआरएमएस बोलते हो, कैलकुलेटिंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड, कैलकुलेटिंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या वीआर, ठीक है वीआरएमएस लिख लियो तो कोई बात नहीं, कॉमा करके एवरेज स्पीड एंड भी लिखना है अभी, कैलकुलेटिंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबल PROBABLE, कैलकुलेटिंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, of gas molecules in a sample, of gas molecules in a sample, of gas molecules in a sample, ठीक है। चलिए अब ये हेडिंग हो गई, अब थोड़ा सॉल्यूशन लिखना शुरू करिए। लिखिए इन अ सैंपल, इन अ सैंपल, अब हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मानेंगे सैंपल में। इन अ सैंपल fraction of gas molecules versus their speed, in a sample fraction of gas molecules, fraction of gas molecules versus their speed, in a sample fraction of gas molecules versus their speed is given by Maxwell, 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 मैक्सवेल। अब रुक जाओ, कुछ लिखो नहीं आप लोग, उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे इस रूम में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे उसको मैक्सवेल ने स्टडी किया और उन्होंने बोला कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम दे रहे हैं। ध्यान से देखो दोस्त, हम इसका शॉर्टकट भी बता सकते हैं, शॉर्टकट बहुत इजी होता है, लेकिन एडवांस पे आपको फिर हम एक बार शॉर्टकट बताएं फिर लॉन्ग कट बताएं, ठीक नहीं है। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन एक होती है, देखिए उन्होंने ये बोला, उस इक्वेशन को देखो तो क्या बोला था मैक्सवेल ने, 1/n, डिफरेंशिएशन जानते हो, dN/du, इसको बोलते हैं 4πm/2πRT टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल की पावर
एम यू स्क्वायर, यू बोले तो वही वी है, स्पीड है, यू लिख दिया हमने, एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT, कुछ घबराओ नहीं अभी, देखते रहो, और पूरे के मल्टीप्लीकेशन में फाइनली आता है यू स्क्वायर। रुक जाओ, ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, आप जिस भी रूम में देख रहे हो वहां पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल का क्या स्पीड लेके चल रहा है वो इन्होंने ऐसे बताया। अभी रुक जाइए, 1/dn/du को ऐसे, 1/n/dn/du को अगर y एज्यूम कर लेते हो आप, y, और इन सारी चीजों को कोई कांस्टेंट k एज्यूम कर लेते हो, तो ये हो जाएगा k e⁻⁻ax² इंटू एक्स स्क्वायर टाइप से ग्राफ बन रहा है ये, मतलब एक इक्वेशन ऐसे बन रही है भाई y और x में। अरे स्पीड को आप मान लेना क्या x एक्सिस, और ये 1/n/dn/du को मान लेना y एक्सिस, तो बाकी ये 4πm है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, अभी सब बता रहे हैं। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इस रूम का, मॉलिक्यूलर मास जो गैस होगा उसका कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो भैया? तो इसको हम पूरे को एक नया कांस्टेंट मान के ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह से y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k टाइम्स e⁻⁻a, माइनस ए बोले तो m/2πRT, अभी बता रहे हैं रुकिए, इंटू एक्स स्क्वायर, u को हमने x बोल दिया स्पीड को। तो मैक्सवेल ने ये बोला किसी भी रूम में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पर्टिकुलर फ्रैक्शन कोई किस स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर सकते, मैक्सवेल भी कोई नहीं कर सकता, इस रूम में जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन सेम स्पीड से चल रहे होंगे। अबे 2-4 की बात होती तो हम बोल देते ये V1 से चल रहा है, V2 से चल रहा है। अबे जब बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस 10⁻25 10⁻26 मॉलिक्यूल हो गए, तो आप बोल सकते हो ना कि ठीक है 1000 मॉलिक्यूल V1 से चल रहे हैं, 10,000 मॉलिक्यूल V2 से चल रहे हैं, समझ रहे हो भैया? आपके जितने भी रूम में बैठे हुए हो, अगर सबका मास अभी वेट निकाला जाए तो ऑलमोस्ट एक आध दो के कहो कॉमन आ जाए वेट, समझ में आ रहा है? वैसे ही मैक्सवेल ने बोला कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन कुछ पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा होगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, आप कैसे निकाला वो इक्वेशन आप उस पर मत जाओ, अभी इससे हम डिराइव करेंगे जो रूट मीन, इस रूम में भी जो गैस के मॉलिक्यूल है ना वो यही इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं। तो इस रूम में बैठे हुए जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे हम, बड़ा इजी सा आंसर आता है। अगर आपसे बोले कि जिस रूम में आप बैठे हो यहाँ पे मान लो सपोज सिर्फ O2 गैस होती, उसकी एवरेज स्पीड बताओ इस रूम में जितने मॉलिक्यूल, तुम बोलोगे हमें इसकी मॉलिक्यूल ही नहीं पता, आंसर निकालना आना चाहिए ना आपको, कितने मॉलिक्यूल है ये भी नहीं पता, आपको कुछ आइडिया दे दिया जाएगा बाकी अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मैक्सवेल ने ये बोला, इसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला ये क्या है 1/dn/du, उसको बोला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है 4π कांस्टेंट होता है, m है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, r होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t है एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो केल्विन में, एक्सपोनेंशियल की पावर आप जानते हो, फिर m मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, r है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t है टेम्परेचर, u मतलब स्पीड, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिखो पहले, घबराओ नहीं है भाई। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जानते हो तुम लोग? इंटीग्रेशन बाय पार्ट जानते हो? नहीं जानते हो तो निकल जाओ क्लास से, फिर नहीं जानते उठ लो निकल लेना साले तुम लोग। प्रोडक्ट रूल जानते हो डिफरेंशिएशन में? साले प्रिपरेशन करने आया तुम लोग को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कॉपी देखे नहीं आता निकाल देंगे तुम लोग को, साले टाइम पास करने के लिए आप आते हो तो डिफरेंशिएशन नहीं आता, जल्दी करो इसको लिखो, फिर अभी करवाने जा रहे हैं इसे। सिंपल सा डिफरेंशिएशन नहीं आता तुम लोगों को, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, अभी इसमें यूज करवाएंगे। अरे ठीक है तुमको आता है दोस्त, सबको थोड़ी आता है, कुछ तो ऐसे ही फालतू में चले आते हैं, कभी रिवाइज वाइज नहीं करते। आज सबको भगाएंगे, अभी दोबारा दिखाई नहीं देंगे वो लोग फिर क्लास में। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और इंटीग्रेशन यूज करेंगे अभी, तभी वी आरएमएस, वी एवरेज और वी वही मोस्ट प्रोबेबल अभी आएगा। चलो 1/n/dn/du is equal to 4π m/2πRT to the power 3/2 e to the power -mu²/2RT multiplied by u square। ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। आपको लग रहा होगा सर हमें इसे याद करना है, देखते रहो अपने आप याद हो जाएगी कुछ दिन में। क्लास 12 तक इसको हम कम से कम 5 बार यूज करेंगे, 5-6 बार।
तो इतना फ्रिक्वेंटली यूज करने लगेंगे कि तुम्हें रट जाएगा। इतना दर्द से अच्छा तुमको लेगा याद ही कर लें साले को, हर बार कर सकते हैं हम लोग, हड़काएंगे तुम लोग को हर बार की याद नहीं है याद नहीं है। समझ रहे हो भैया? लिखो इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, 1 अपॉन एन डी एन अपॉन डी यू को लिखो, इस 1 अपॉन एन डी एन अपॉन डी यू पूरा, इस पूरे टर्म को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, पूरे टर्म को फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द स्पीड रेंज ऑफ, fraction of 1 upon n dn upon du को fraction of gas molecule, fraction of gas molecule in the speed range of, fraction of gas molecule in the speed range of u, ऐसे ये देखो यहाँ पे in the speed range of u to u plus du, ये लिखना है आपको, पूरा लिखो। अभी सब समझाएंगे आपको, परेशान ना हो भैया। ऐसे in the speed range of u to u plus du, ये बोर्ड पे देख लो, u to u plus du, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल इन द स्पीड रेंज ऑफ u to u plus du, ठीक है। कैपिटल M के लिए लिखो, कैपिटल M मोलर मास ऑफ गैस, कैपिटल M जो है वो मोलर मास ऑफ गैस है, कैपिटल M मोलर मास ऑफ गैस। R को लिखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R is known as universal gas constant, ठीक है भैया। T को लिखो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में ही होना चाहिए वो, T मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है दोस्त। और U जो होता है वो, हाँ क्या कह रहे हो भैया, रुक जाओ सर। R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, तुमको क्या सुनाई दिया था? सर वो मेरा थोड़ा नेटवर्क चला गया। अच्छा बच्चा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R को बोला था हमने, R की अच्छा U स्पीड होती है, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, U जो है किसी एक गैस मतलब, ठीक है U लिखो, ठीक है भैया। अब देखो इसका अगर कोई पूछे ग्राफ बनाना है हमें, इसका ग्राफ, अच्छा तो एक एक मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं निकाल सकते, उन्होंने ग्राफ बोला कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन है जो U स्पीड से चल रहा है, तो इनके बीच में ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो क्या आपको ये पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है? Yes. पूछ रहे हैं। Yes, sir. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला और y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। अगर Yes, y इक्वल टू अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या लिखते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे आएगा भाई? ऐसे आएगा, ऐसे ये आएगा ग्राफ, ठीक है। वो दूसरे क्वाड्रेंट में बनाओगे तो ऐसे आएगा, ठीक है, यही आएगा, उल्टा आएगा, ये आएगा ऐसे आएगा। अरे यार तुम लोग भाई बहुत, तो हाँ ना बताओ तो, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही आता है, ठीक है भैया। ये y एक्सिस अगर है और ये x एक्सिस है, और y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अगर बनाओगे तो क्या ये इसका ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग आएगा, यहाँ से ऐसे कुछ डिक्रीजिंग। अरे x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, x इक्वल टू 0 पे 1 होगी, और x बढ़ाते जाओगे तो ऐसे इंफिनिटी की तरफ जाके 0 पे मिल जाएगा। Yes, sir. नहीं? Yes, sir. हाँ ठीक है दोस्त, ऐसे वैल्यूज पुट कर करके देख लो ना। अरे x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो y घटता चला जाएगा, ऐसे ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो इन दोनों को अगर मर्ज करके आपको ग्राफ बनाना है जो कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ अगर आप जानना चाहते हो थोड़ी मैथमेटिक्स, देखो हम आपको कह रहे हैं, ये मत सोचो कि भैया ये बुक्स में नहीं है तो हम कैसे पढ़ें, आपको हम कह रहे हैं ना थोड़ी डेयरिंग बनो, इससे आपको मैथमेटिकली भी स्ट्रांग हो जाओगे, फिजिक्स भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, केमिस्ट्री भी तो हो ही जाएगी। अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दें वी आरएमएस वी एवरेज का, तो आप बहुत सारी चीजों से आप लोग का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कंफर्टेबल जोन में रखना है तो वो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से काफी लोग फाइनली रिजल्ट तो निकलेगा आईआईटी का, तो क्या पता अंदर किसके कौन सा टैलेंट भरा हुआ है, तो इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते, बताना जरूरी है। भले ही अभी हेटेरोजीनियस बैच है, कुछ दिन बाद अभी रिशफलिंग होगी तो होमोजीनियस हो जाएगा। आप देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए अरे ग्राफ समझ में आ रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये y इक्वल टू e की पावर माइनस ए, Yes. है भैया? बताओ दोस्त। यस सर, आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्त।
अब देखो दोस्त, इनके बीच में हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं ऐसे। देखो रुक जाओ अभी, ये देखिएगा आप लोग, ये y एक पूरा ग्राफ, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पूरे कर्व को हम ग्राफ में बताने जा रहे हैं। देखिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस, x एक्सिस पे लिख रहे हैं स्पीड, स्पीड मतलब x, उसको u लिख रहे हैं, u v से भी लिख सकते हो लेकिन अब u लिख दिया। चलो y एक्सिस पे क्या है, वहां पे मैक्सवेल में क्या है भाई, 1/n dn/du है। यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो। Yes, sir. 1/n dn/du है, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त। तुमसे सही तो A1 वाले अपना बोलते हैं, इसलिए अब कल उनमें रिकॉर्ड किए थे लेकिन रिकॉर्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, नहीं तो वही वाला अपलोड कर देते। तुम्हारे में अपलोड करना पड़ेगा, तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। चलो 1/n dn/du हो गया। जब अब तुमको ग्राफ ही नहीं पता, वैसे पैराबोला और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग जब ग्राफ होते हैं तो शुरुआत में पैराबोला डोमिनेट करता है। तो शुरुआत में ग्राफ पैराबोला की तरह उठेगा, ऐसे ऐसे उठेगा ग्राफ, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा, हाइट पे जाने के बाद फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा। सुनो ये मिला मत देना, ओरिजिन पे ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ की शुरुआत जो होती है वो पैराबोला के तरीके होती है, ऐसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा ग्राफ है कहीं पे y इक्वल टू k टाइम्स e की पावर माइनस a x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो या मैथमेटिकली भी देख सकते हो। शुरुआत में पैराबोला डोमिनेट करेगा, जब x की वैल्यूज पुट करना शुरू करोगे एक टाइम के बाद पैराबोला धीरे धीरे डोमिनेशन खत्म होता जाएगा और दोनों का एक जगह पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल तरीके हो जाएंगे ना कोई इंक्रीज ना डिक्रीज। उसके बाद से एक्सपोनेंशियल वाला डिक्रीज डोमिनेट करना शुरू करेगा और ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। और ये कट कहाँ करेगा एक्स एक्सिस को, इन्फिनिटी पे। तो एक्स एक्सिस के एकदम इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, या नहीं कि कट करवा देना। तो अपनी कॉपी में इसको बनाओ जरा, ग्राफ को ऐसे ग्राफ को बनाओ। ये देख लेना वो ग्रेज करते हुए उठेगा, ओरिजिन के पास से घसीटते हुए उठेगा, जैसे कि पैराबोला उठता है। ग्रेज, ग्रेजिंग समझते हो, ग्रेज घसीटते हुए उठता है, वैसे उठाओ इसको। अगर ऐसा कभी ग्राफ आपको दिया है तो इंडिविजुअल ग्राफ भी हमने आपको बता दिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये दोनों का मिक्स करके ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा। जल्दी बनाओ भैया, कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है दोस्त, y एक्सिस पे लिखो 1/n dn/du, x एक्सिस पे लिखो स्पीड, और ग्राफ ऐसे बनाओ। अभी तुम लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देंगे, फिर कॉपी देखते हैं तुम्हारी, मतलब अभी केमिस्ट्री वाला पोर्शन हम कर देते हैं। देखो दोस्त ये समझ गए भैया? कोई पूछे सर ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन आप देखोगे तो वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाई एक्सिस पे है और स्पीड यहाँ पे है। अच्छा फ्रैक्शन मैक्सिमम, एक पॉइंट पे फ्रैक्शन मैक्सिमाइज भी तो हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं? अरे ये Yes, पॉइंट sir. पे इस वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना ये वाई एक्सिस पे। Yes, तो sir. फ्रैक्शन, हाँ तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू कभी मैक्सिमम भी तो हो रही है, हो रही कि नहीं? तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जब मैक्सिमम हो रही तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई स्पीड भी है। अरे इसको एक्स एक्सिस पे टच करोगे तो ये कोई स्पीड आ रही है। Yes, इस sir. स्पीड को, हाँ दोस्त रुक जाओ, इस स्पीड को बोलते हैं वी एम पी। एमपी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सुन लो अभी पहले, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है, मतलब ये कॉपी कर रहे हो भैया? पहले सुन लो, हमारी बात सुन लो। अभी हम बोलते भी रहेंगे, तुम लोग कॉपी भी करते रहोगे। इसको पीछे वाले बुलाओ साले, जब पढ़ाया करें तो यहाँ देखा करो, लिखते रहते हो साले को। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बाकी सब लोग भैया, हम कई लोगों को देख रहे हैं, बस छापने लगे रहते हो। देखो दोस्त ये पॉइंट क्यू अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट क्यू, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये फ्रैक्शन मैक्सिमम हो रहा है ना ये वाई एक्सिस पे। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इस रूम में जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इसका मतलब मान लो 10 पावर 23 मॉलिक्यूल हैं,
उसमें से जो मैक्सिमम फ्रैक्शन एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे होंगे उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ रहे हो? द स्पीड कैरिड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस कंटेनर या किसी कंटेनर किसी रूम में उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका मतलब यह है, रुकिए अभी लिखो नहीं, पहले 2 मिनट सुन लो पहले। अब मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लिखने जा रहे हैं, तुम रिकॉल करो क्या सही लिख रहे हैं। तुम लोग ऐसे देखो तभी तो याद होगा, अब नहीं याद करोगे दोस्त तो गड़बड़ हो जाए। 1/n dn/du ये लिखा था हमने, राइट साइड में लिखा था 4 पाई m/2 पाई RT टू द पावर 3/2 और e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2RT और इंटू u स्क्वायर। सुनो, ये होता है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन करो अभी जो लिखा था। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। पॉइंट क्यू के करस्पॉन्डिंग ये फ्रैक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, स्लोप 0 हो रहा है। मैक्सिमा मिनिमा जानते हो? जब किसी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है तो उसको 0 dy/dx कर देते हैं उसका। तो ये जो y एक्सिस है वो पॉइंट क्यू के करस्पॉन्डिंग मतलब मैक्सिमम आ रहा है। पॉइंट क्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना। तो इसका मतलब अगर आप पॉइंट क्यू पे dy/dx 0 कर दो या dy फ्रैक्शन अपॉन du वो 0 कर दो तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड आएगी वो ये आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। रुकिए अभी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, रुको अभी लिखो नहीं। अगर हम बोले कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम कैलकुलेटिंग VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? d/du ऑफ 1/n dn/du इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा भाई। फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हो ना, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन मतलब y एक्सिस या फ्रैक्शन जो है आपका ये वाला, इसको मैक्सिमाइज कर दो तभी तो आएगा वो स्पीड। समझ में आ रहा है भैया? तो एक बात बताओ, जब इसको मैक्सिमाइज करोगे तो इसका मतलब इसको मैक्सिमाइज कर रहे हो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट किधर चला जाएगा? 0 में, 0 आने वाला है ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है इसके हिसाब से कि d/du ऑफ ये u स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2RT इसे 0 करना है, या e की पावर माइनस au स्क्वायर कह देते हैं। au स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है? 0 करना है दोस्त। नहीं समझ रहे हो? अब ये पूरा कांस्टेंट 0 में चला जाएगा। यस सर, यस। समझ रहे हो भैया? अब तुम्हें क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, चेन रूल। बहुत लोग u से कंफ्यूज होते हैं, तो d/dx कर लो इसको। हमारा मन कर रहा है तो x कर लो, किसी को लगे x कर ले, हाँ ठीक है x कर लो, क्या दिक्कत है? कुल मिला के वही चीज है। और a का वैल्यू क्या पता है? a को पता है -m/2RT को बोला है हमने। तो आप जब इस पे करोगे ax स्क्वायर कर लो, d/dx कर लो, यहाँ x स्क्वायर कर लो, तो d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करना है। और a की वैल्यू क्या आपने अज्यूम की हुई है? -m/2RT अज्यूम किया है, -m/2RT। नहीं समझ रहे हो क्या? यस समझ। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कोई कंडीशन आएगी x पे, x मतलब u पे, उसका आंसर आ जाएगा। तो आपने जो ग्राफ बनाया वो समझ गए? अब ग्राफ के नीचे लिखना शुरू करिए। द स्पीड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q, ग्राफ के नीचे थोड़ा लिखो, पहले कहानी लिखो फिर आना यहाँ पे। द स्पीड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q, द स्पीड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q is known as most probable speed. The speed corresponding to point Q is known as most probable speed. The speed corresponding to point Q is known as most probable speed. The speed corresponding to point Q is known as most probable speed. लिखो और करके लिखो और। The speed which is लिखो the speed which is carried by maximum fraction of molecule. The speed which is carried by maximum fraction of molecule. The speed which is carried by maximum fraction of molecule. Maximum fraction of molecule. The speed which is carried by maximum fraction of molecule is known as VMP, है ना, most probable speed. The speed which is carried by maximum fraction of molecule is known as VMP या most probable speed. ठीक है बच्चा, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को?
ठीक है दोस्त, अब सुनिए, द स्पीड विच इज कैरिड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब एक काम करो, सुनो तो, इतना समझ गए, ये पॉइंट क्यों बना लिए और ये लिख लिए थे वाई और एक्स एक्सिस पे। अभी सुनो, सुनो तो, हाँ लिखो, अब हेडिंग लिखिए कैलकुलेटिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हेडिंग लिखो कैलकुलेटिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। स्टेप बाय स्टेप किया करो ना, कैलकुलेटिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वीएमपी। ठीक है दोस्त, कैलकुलेटिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब हमारी बात सुनो, हम तुमको ना हर बेसिक से चीजें बता रहे हैं, इधर सुनो। ये जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसको फिर से अपनी कॉपी में लिखो, लेकिन ऐसे ये देख देख के नहीं कि 1 लिखा फिर n लिखा, ऐसे नहीं, इसको पूरा पढ़ लो क्या लिखा है, अच्छा फिर इतना कॉपी कर लो, इसी बहाने याद भी हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि तुम पहले स्क्वायर देख रहे हो, पावर देख रहे हो, अरे लर्न करने का तरीका भी तो होता है, एक बार देख के फिर लिखो। इसे लिखो फिर डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो उसको और आंसर बताओ। अब बाकी काम तुम्हारा, हम 2-3 मिनट तक चुप बैठेंगे, तुम लोग बोलोगे हम सुनेंगे, अब तक हम बोल रहे थे तुम सुन रहे थे। चलो ऐसे मतलब इसको ऐसा नहीं कि एक एक चीजें देख के ही बोर्ड पे कॉपी करो, मतलब देख लो एक बार, ठीक है, नहीं अगर भूल जा रहे हो तो फिर देख लो, कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पूरा ही याद रहे। थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा देखो फिर लिखो, फिर थोड़ा देखो थोड़ा लिखो, मतलब मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से फैमिलियर करा रहे हो आप लोगों को। ये मत सोचो ज्यादा है, ये सब ज्यादा नहीं है, तुम लोग को जो बता रहे हैं थोड़ा सा, एक होता है ना कि थोड़ा ज्यादा दर्द जब आदमी को दे दो तो हल्का दर्द उसको कम महसूस होता है, तो उसी तरीके है कि एग्जाम में जो है डिफिकल्ट चीजें इजी लगेंगी फिर। अच्छा तो अब लिखोगे ना, एट पॉइंट क्यू, ये लिखो एट पॉइंट क्यू, ये डी बाई डी यू ऑफ दिस इक्वल टू 0। ये अब लिखो एट पॉइंट क्यू डी बाई डी यू ऑफ दिस इक्वल टू 0, डी बाई डी यू ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्यू पे वैलिड है, ये चीज हर जगह थोड़ी वैलिड है, क्यू पे ही तो स्लोप 0 आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्लोप। तो एट पॉइंट क्यू डी बाई डी यू ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू 0, और डी बाई डी यू 0 है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट तो 0 में हो ही जाएगा। तो आप यहाँ पे आ जाओ, अब बताओ हमको x की वैल्यू क्या आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। प्रोडक्ट और चेन रूल लगाना जानते हो, बहुत प्यारा दोस्त, देखें जरा क्या लगाते हो तुम लोग, करो बे जल्दी करो, हम बस थोड़ी देर देखेंगे, देखें तो क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ तो करो, और डरना नहीं, हेजिटेट ना करो, डेयर करोगे, इतना डिफरेंशिएशन सब जानते हो, इतना कोई थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन नहीं जानता तो बहुत सिचुएशन अलार्मिंग है। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएशन भी नहीं जानते हो तुम लोग, तुम्हारी जिंदगी बेकार है बेटा, पानी लो डूब जाओ उसमें, और ना मिले तो बताओ मिनरल वाटर मंगा देंगे अभी, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, तुम लोग को डिफरेंशिएशन तक नहीं आता। देखें जरा क्या करते हो, थोड़ा आगे बढ़ो, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू तो पता ही है माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 RT। चलो करो, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और एक बार शायद सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा, चेन वाला भी लगेगा ना इसमें। प्रोडक्ट रूल तो आपको यू स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस यू स्क्वायर वाला जो है, और चेन रूल भी लगेगा ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, अरे ए एक्स स्क्वायर को टी मान लेना। उसका भी तो डिफरेंशिएशन आएगा, पहले प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान के तुम ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, और ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर को टी मान लोगे, तो ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन शायद, हमें तो पता नहीं, हम तो जानते नहीं, मैं वो आएगा शायद जैसा कि हमको तुम लोग बता रहे हो, माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ऐसे करके आएगा। बहुत प्यारा दोस्त, कहा बनाए भाई, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 0 पुट कर दो, आंसर निकाल के दिखाओ, तो इक्वल टू 0 पुट कर दो और देखो बताओ आंसर क्या आ रहा है फाइनली। मतलब बता सकते हो तुम लोग, ऐसा थोड़ी कि हम ही बताएंगे। और ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर फाइनली बाद में जाकर 0 मिल जाएगा, ट्राई करो, कोई जरूरी थोड़ी क्या, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, आंसर आ जाएगा। अभी हम बताएंगे, तुमको लगेगा अरे ये तुम कर सकते थे, हाँ भैया सब सही है ना, है दोस्त।
क्या किया? 2/a क्या है बे? ए तुम्हारा एम यू यू कहाँ होगा उसमें? ए नहीं होगा, ए है तुम्हारा -m/2RT। माइनस सॉरी, ए है तुम्हारा m/2RT। गलत है, थोड़ा गड़बड़ किया कहीं कहीं गड़बड़ है तुम्हारा। तुमको लग नहीं रहा साले 2 भी कैंसिल हो जाएगा? हम तो पूछ रहे हैं, हमको बताओ तुम किया सही है तुमने दोस्त, कहीं थोड़ा सा गड़बड़ किए हो, जरा बताओ क्या आएगा। रुको तो देखने दो साले, तब तो पलट रहे हो। कैसा डिफरेंशिएशन कर रहे हो दोस्त? x⁴ नहीं हो, कहीं नहीं होगा तो इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हो। अबे तुम लोग जरा आगे आके बैठा करो, आया करो ऑफलाइन, आगे आया करो कभी। अच्छा ठीक, वो इंटीग्रेशन कर रहा है, x⁴ आएगा ही नहीं कहीं। बताओ बेटा क्या कर रहे हो? ए बच्चा दिखाओ, कॉपी पे दिखाओ तुम लोग। हाँ बच्चा क्या किया तुम लोग? बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट रूल तो लगाओ बच्चा। ए दोस्त दिखाओ भैया। इधर वाले कर रहे हैं, इधर वाले नहीं कर रहे हैं। इधर वाले कम लोग कर रहे हो दोस्त, एक ही स्टेप तो आगे बढ़े हो, उधर वाले कई स्टेप आगे बढ़े। हाँ दिखाओ दिखाओ, कुछ किए हुए हो तुम। अबे तो आधा किया तो दिखाओ, कितना किया है? हाफ? एक काम करो, 2x कॉमन ले लो और e⁻ -x² को 0 कर दो। थोड़ा सा फंसेगा अभी भी तुम्हारा, आ सकता है वैसे। तुम लोगों ने जो किया हुआ है, एक ने किया उधर पीछे आंसर आ गया उसका, एक एक दो ने, एक तो पहुंचा है हम देख रहे हैं उसके, लेकिन उसने बताया नहीं हमको अभी कितना आंसर आया है। दोस्त कुछ किया है? बच्चा कुछ कर रहे हो तुम लोग कि नहीं कर रहे हो? ax³ के गलत कर रहे हो दोस्त। किया बच्चा? बहुत प्यारा दोस्त, कैसे किया भैया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बच्चा। 3 लोगों ने किया क्लास में, एक तो दिखाया ना, उस फाइनल पहुंच के रह गया है। 3 4 एक लोग और पहुंचे हुए हैं, 3 4 लोग हो क्लास में जो अभी कर दे रहे हो। चलो देखो, चलो दोस्त शुरू करते हैं। हम जो बता रहे थे आपको, देखिए हम बता देते हैं, थोड़ी बहुत हम भी जानते हैं मैथमेटिक्स का, हमको लगता है इसमें। देखो क्या आएगा इसमें, मान लो तुमने x² को कांस्टेंट ले लिया, पहले x² को कांस्टेंट लिया, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे किसको? e⁻−ax² को, तो क्या आएगा? -a टाइम्स, ऐसे हम बता रहे हैं, e⁻−ax² इंटू 2x आएगा। अरे यार तुम लोग भैया, बाकी लोग नहीं बताओगे? गलत है क्या? तुम लोग को डिफरेंशिएशन नहीं आता ना तुम लोग। अब यही मन करता है कि दरवाजा बंद करके बहुत मारे तुम लोग को। डिफरेंशिएशन तक नहीं आता, अभी एक ही टर्म आया है तो दूसरा टर्म नहीं करोगे अभी। दूसरा टर्म क्या है? e⁻−ax² को कांस्टेंट ले लो, तो क्या आएगा? 2x आएगा, और इज इक्वल टू 0 पुट करना है तुम्हें। अरे एक टर्म ये, अब एक काम करो, e⁻−ax² को 0 में लिया जाओ, 2x को भी 0 में लिया जाओ। नहीं समझ रहा हूँ। अरे यार यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंप्लाई करके 2x कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2x के साथ साथ e⁻−ax² भी कॉमन आ जाएगा, और साथ में क्या बचेगा? 1 - ax² इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो दोस्त? अरे तुम लोग हाले कॉमन भी नहीं दे रहे हो, तुम लोग को पढ़ाना बड़ा गड़बड़ सा हो रहा है। उनसे बैच में घुस गए हम पढ़ाने, तुम लोग सांस नहीं है। 3 4 बच्चे बता रहे हैं बस, तो यहाँ से ये 0 में चला जाएगा, तो ax² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
ax स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a का अंडर रूट, और a क्या अज्यूम किया था तुमने, m/2RT अज्यूम किया था, तो क्या x की वैल्यू अंडर रूट 2RT/m आ रही है? m 2RT/m, और यही तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है दोस्त, नहीं बता रहा हूँ? Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया, VMP। देखो दोस्त ऐसे चलता रहा तो तुम में से बहुतों का सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको ठीक ठाक कॉलेज भी नहीं मिलेगा। हम तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तुम्हें, केमिस्ट्री में ऐसे ही चेक कर लिया हमने जरा, मैथमेटिक्स थोड़ी सी, तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतना तो मेडिकल वालों को भी इतना बेकार नहीं आता होगा कि वो प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, तुम साले बन गए हो इंजीनियर, साले पुल बनाओगे तो टूट जाएगा पुल तुम्हारा बनाया हुआ, मार दोगे आदमियों को तुम लोग। तुमको सिंपल सी मैथमेटिक्स नहीं आती, तुमको प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं आ रहा है, ऐसे चलेगा क्या? नहीं समझ रहे हो? ये अभी भी नहीं समझ में आया क्या कि ये कैसे बताया, ये कैसे लिखा? हमें तो भैया आता नहीं, हम तो रट के बैठे, हमने इसलिए ऐसे बता दिया, तुम लोग बताओ ये सही लिखा है तो दूसरा वाला टर्म कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, जो 2x इंटू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर वाला, उसको मतलब जीरो साइड पे भेज दिया ना सर? ये इज इक्वल टू 0 किया है ना हमने, पहला टर्म ये है। नहीं सर, सेकंड स्टेप में सर। सेकंड स्टेप में इसको? हाँ सर, वो वाले टर्म को 0 की साइड पे भेज दिया, तो फिर मतलब दो केस बनेंगे ना। केस कैसे बनाओगे? या तो तुम x इक्वल टू 0 पुट कर दो, और या तो e की पावर, ये दोनों नॉन जीरो है ना, x क्या है तुम्हारा, स्पीड है, स्पीड तो नॉन जीरो होगी, तो उसको हम 0 में भेज सकते हैं ना भाई, ये 0 कैसे हो जाएगा? ओके सर, ओके। बताओ यह समझ में आ रहा है तुम लोगों को? गलत बैच में सब छेड़ दिए। चलो आंसर लिखवाते हैं डायरेक्टली, तुम लोगों को सोने वाला नहीं, तुम लोग डिराइव नहीं कर पाओगे। लिखे मूवी मोस्ट प्रोबेबल, चलो लिखो, फाइनली आंसर लिखो, अब सब आंसर लिखवा देते हैं, तुम लोगों को डिराइव नहीं कराएंगे। चलो लिखो, वी मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू, तुम ऐसी कोचिंग में पढ़ो जहां पे तुमको बस आंसर बताया जाए। वी मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू, फाइनल आंसर सारे लिखोगे नहीं लिखोगे? फिर से लिखो अलग से, वी मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT/m, अंडर रूट 2RT/m, ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया दोस्त, मन नहीं मान रहा है, दूसरे बैच में कराया इसलिए करा देते हैं, आगे से नहीं कराएंगे कभी भी। ये हो गया भैया? लिखो कैलकुलेटिंग वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल लिख के उसको बॉक्स बॉक्स में बंद करो, हाईलाइट करो उसको अच्छे से, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, उसको लाइटली नहीं लो भैया। वी एवरेज, कैलकुलेटिंग वी एवरेज, वी एवरेज, एवरेज स्पीड है ना दोस्त, क्या होता है इंटीग्रल फॉर्म, अभी तो निकाले थे वी एवरेज का, क्या होता है भैया? इंटीग्रेशन ऑफ क्या, बहुत प्यारा दोस्त, वी dn अपॉन n, और ये ठीक है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये ग्राफ अभी बनाया था इंफिनिटी पे टच कर रहा था, 0 से इंफिनिटी करोगे इसको, यही तो आएगा वी dn अपॉन ये, ठीक है। अब एक काम करो, dn अपॉन n की वैल्यू, रुको तो dn अपॉन n की वैल्यू यहाँ से बोरो कर लो, तो dn अपॉन n बोरो करोगे, एक काम करो इसको कांस्टेंट k एज्यूम कर लो, इसको एज्यूम कर लेना कांस्टेंट k, इसको, तो क्या हम वी एवरेज की वैल्यू अगर लिखेंगे, तो रुक जाओ भैया थोड़ी देर, तो dn अपॉन n, dn अपॉन n इधर कर लिया तो ये आ जाएगा k टाइम्स e की पावर माइनस a u स्क्वायर, रुको अभी, k टाइम्स e की पावर ऐसे माइनस a u स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई u स्क्वायर इंटू du अपॉन n, और इसी का इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। पहले तो हम तुम्हें समझा दें, बहुतों को यही नहीं समझ में आया होगा, कैसे कैसे लोग अभी तुम लोग की कॉपी देख के लगता है साले कैसे पढ़ने चले आए, तुम लोग थोड़ा सा भी डेयर नहीं कर पाते हो क्या? डरो नहीं, तुम्हारे अच्छे के लिए पढ़ा रहे हैं दोस्त, हम कोई हमको I5 पढ़ा, ये उल्टा पुल्टा पढ़ाने का शौक थोड़ी, तुम खुद बताओ, तुम लोग आए हो, तुम्हें तो बेवकूफ बनाना चाहिए ना,
तुम लोग को तो ऐसे पढ़ाना चाहिए जो तुम लोग भाई खुश रहो, जिससे जाके तारीफ करो, बहुत बढ़िया, हमको सब समझ में आता है। कोई भी टीचर अननेसेसरी क्यों ले जाएगा तुमको उल्टा पुल्टा पढ़ाना, मतलब ये है कि तुम्हारा रिजल्ट आ जाए, समझ रहे हो दोस्त? इसलिए कभी कभी ये सब चीजें, नहीं तो डायरेक्टली हम रिजल्ट भी तो बता सकते हैं। 3 फॉर्मूले होते हैं, लो अगर रिजल्ट जानना चाहते हो तुम लोग तो VRMS की जो वैल्यू आने वाली है अभी वो आ जाएगी √3RT/m, सुन लो पहले। और V एवरेज की जो वैल्यू आने वाली है जो निकालने जा रहे हैं वो आएगा सिंपल सा √8/π/RT/m, सारी बुक्स में मिल जाएगा, गूगल कर। और V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू निकालने के आगे तो तुम लोग को डिराइव किया √2RT/m, हो गया। तीनों स्पीड बोले थे हम, हो गया आंसर। लोग यही जानते हैं, लेकिन क्या है कि तुम जो डेयर करते हैं आगे बढ़ने का वही तो एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। भाई एडवांस वाली मेंटालिटी ही अलग होती है। मेन में तो कोई कैसे भी सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए कोचिंग की भी जरूरत नहीं, तुम घर में जाके यही पढ़ लो, मिल जाएगा। समझ रहे हो भैया? तो V एवरेज की वैल्यू क्या समझ रहे हो? हमने dn/n और यहाँ पे हमने कर दिया u क्यूब कर दिया हमने। लो तुम बोलोगे सर u क्यूब क्यों किया, फॉर्मूले में तो u स्क्वायर था। तो u स्क्वायर था तो एक u ये भी तो था, तो u स्क्वायर इंटू यू क्या हो जाएगा, u क्यूब। और dn/n अगर लेफ्ट साइड करोगे तो du इधर चला जाएगा, तो du इधर चला जाएगा तो du भी तो लिखोगे। इसको आपने कांस्टेंट k अज्यूम कर लिया है और इसको क्या अज्यूम कर लिया, स्मॉल a, यही तो आएगा। k टाइम्स 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट कर दो इसको, अपॉन n हो जाएगा। ठीक है बच्चा? मैथमेटिक्स में भी पता कैसे जिंदा हो साले तुम लोग मैथमेटिक्स रखे, मतलब शर्म नहीं आती कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो? आज जाके पढ़ लेना कायदे में, अगली क्लास में वैसे फिर तुमको परेशान करेंगे। परेशान क्या करेंगे, तुमको परेशानी तो लगती भी नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। तुम लोग ऐसे चिल मारते, तुम नशे में जैसा, अरे ठीक है चलने दो, बहुत बढ़िया जो चल रहा है। मतलब पूछे क्या चला है, बहुत बढ़िया। टीचर पूछा भी तुम लोग, वैसे वो लोग मस्त पढ़ा रहे हो सर, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है तुम लोगों को और कुछ नहीं। इधर देखो, अब इसमें भी अभी हम तुमको अगर बोले कि भैया इसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें, के कांस्टेंट हो गया, एन अलग हो गया, अच्छा एन तो हट जाएगा, सॉरी क्योंकि dn/m लिख चुके हो ना। अरे dn/n की वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है, वो भैया उसको करेक्ट कर लो, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल है, इसका आराम से टूट जाएगा। ये जानते हो क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बड़ी चीज नहीं है, आप एक काम करो, u स्क्वायर को मान लेना तुम t मान लोगे, तो ये जो 2u du है क्या वो dt हो जाएगा? सुने हो कभी ऐसा कुछ? Yes, sir. नहीं सुने? यस। हाँ, तो u du की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2 हो जाएगी। Yes, sir. तो आपने जब ऐसा कर लिया तो ये तो बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, लिमिट तो वही रहेगी 0 से इंफिनिटी। तो v डेफिनेट बता रहे हैं, v एवरेज इज इक्वल टू k/2 हम कर देंगे यहाँ पे, अभी रुक जाओ, u du इज इक्वल टू dt/2 करोगे तो ये k/2 आ जाएगा पहले ही, और इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर -at इंटू t dt। लो खत्म। अब इसको भी नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या? ये भैया नहीं कर पा रहे, ये सब सुने नहीं हो कभी क्या, कि जानते वानते नहीं हो क्या तुम लोग? कभी जानते नहीं? कल A1 में पढ़ा रहे थे दूसरे बैच में, वो लोग कह रहे थे जानते हैं, एक ने करके भी बताया था हमको, फाइनल आंसर पूछ लेना, उस बैच में किसी ने करके दिया था हमको, वहीं क्लास में ही दे दिया था। ये नहीं समझ पा रहे हो क्या? तो स्टार्टिंग वाला रिवाइज कौन करेगा? तो रिवीजन कब करोगे, जब अगले साल करोगे क्या? तो इसको हम छोड़ दें, इसको छोड़ दे, कर लोगे आंसर निकाल के आओगे? इसको छोड़ के एक पेज की जगह छोड़ो, फिर जल्दी इतना लिख के एक पेज की जगह छोड़ो, उसे कॉपी कर लो, फिर आंसर लिख लो डायरेक्ट। एक पेज की जगह हम देखेंगे अपनी क्लास में कॉपी। अब तुम लोगों के पास ऑप्शन है, बहुत लोग बोलोगे हम आएंगे नहीं अपनी क्लास में, क्या कर लोगे? ऑनलाइन पढ़ेंगे घर पे बैठ के, जैसे सब चिल मारते हैं घर पे, तुम भी अपना मस्त बेड पे पढ़े हो ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया, पी रहे हो गिलास व्लास में लेके पानी वानी, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो लोग बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, आप मजा आ रहा है हमको।
ऑनलाइन में यही तो प्रॉब्लम हो गई, लोग डेयर नहीं है। तुम रेगुलर आओगे तो 4 क्लास तब समझ में आएगा। ऑनलाइन में भी तुम लोग घर पे बैठे होते, ये पढ़ा रहे होते, तुम लोग स्क्रीन बंद करके भाग जाते अब तक। खाए चटपटा रहे हो गए। स्क्रीन बंद करके मस्त अपना रजाई ओढ़ के सो जाते हो, बोलते भागो साला मर जाएंगे हम पढ़ पढ़ के। मम्मी बोलते अपनी मम्मी मार डालेंगे ये हमको, टॉर्चर कर रहे हैं ये, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो भैया? इसको एक पेज की जगह छोड़ो, करके आओगे? छोड़ दें? हाँ तो करके आना भैया, थोड़ा सा देखें, हम देखें क्या करते हो। समझ गया भैया? वैसे VRMS के लिए अभी लिख दें तुम लोग, पता नहीं कर पाओ क्या करोगे। VRMS के लिए भी अगर आप चाहते हो, चलो बता देते हैं, तो ऐसे यहीं से फाइनली, वैसे वो कर नहीं पाओगे तुम लोग, या कोई बात। ये V एवरेज हो गया, समझ में आ रहा है भाई? VRMS जब करोगे, हो गया, चलो लिखो, खत्म, ये हो जाएगा, एक पेज की जगह छोड़ दो। अब फाइनली लिखो, फाइनली जाके लिखो VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यूज, जाओ लिखो ना। VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यूज लिख डालो तुम, फाइनली आंसर लिखो, ठीक है? आंसर VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू। हेलो ऑनलाइन वाले, बंद तो नहीं कर दिया भाई कैमरा हमारा? प्रेजेंट हो तुम लोग? यस सर। हाँ तो सही, भाग भाग गए। मैं बोलो हमको परेशान करते हैं नहीं? इसको बॉक्स में बंद करो, ऐसे अच्छे से लिखो, बढ़िया से। फाइनली यही रिजल्ट आएगा। आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसमें VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल की कोई वैल्यू पूछेगा ना, तो यही आंसर आने वाला है उसका। बस आपको टेम्परेचर पता हो। तो ये फॉर्मूले जो यूज किए जाते हैं, ये MKS यूनिट में यूज किए जाते हैं। लिखो, ये फॉर्मूले आर यूज्ड इन MKS यूनिट, MKS यूनिट। ये फॉर्मूले MKS यूनिट में यूज किए जाते हैं। MKS यूनिट में, ठीक है भैया? MKS यूनिट में एक बात बताओ, R की वैल्यू क्या होती है MKS यूनिट में? ओहो तुम लोग यार, हाँ पन्ना पलट लो साले, पन्ना पलट लो सब लोग। तुम लोग को मार के भी नहीं सुधारा जा सकता। 8.31 जूल पर मोल, जूल होता है ना वो, न्यूटन मीटर। 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। पलट लो साले पेज, खड़खड़ खड़खड़ शुरू हो गया तुम्हारा। जाके देख लो MKS यूनिट में क्या वैल्यू थी। तुम R की वैल्यू तो याद नहीं किया। अभी कौन बोल रहा था सर मैथ बहुत दिन हो गया रिवाइज नहीं किया, साले केमिस्ट्री 1 क्लास पहले पढ़ाए थे R की वैल्यू, तुम ही कह रहे थे ना? है भैया? आज आखिरी है, नहीं तो अगली क्लास तुम लोग की आखिरी होगी। जाने नहीं देंगे बेटा यहाँ से, ध्यान रखो। हाँ तो गए, जा नहीं पाओगे घर पे, याद करके आना सब। 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है दोस्त? R की वैल्यू MKS यूनिट में यही होती है। अच्छा T क्या होता है? अबे T कोई MKS से मतलब नहीं होता, वो केल्विन में लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है? कैपिटल M के बारे में क्या ख्याल है? M मोलर मास ऑफ गैस, समझ रहे हो? बस मोलर मास ऑफ गैस, बस, कोई बात नहीं। चलो, ऑक्सीजन गैस है, सपोज करो इस रूम में ऑक्सीजन गैस है, सपोज करो इस रूम में ऑक्सीजन गैस है। उसका फॉर्मूला हमको उसका RMS स्पीड बतानी है, तो क्या लगाओगे? √3 RT/m लगाओगे। R की वैल्यू क्या पुट करोगे? 8.31 जूल पर मोल। T की वैल्यू मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 300 केल्विन पुट करोगे। ऑक्सीजन गैस का M क्या पुट करोगे? मॉलिक्यूलर मास भी बताएं तुम लोगों को, जो 32 बता रहे हो वही है ना। तुम लोग मार खाने वाला काम, तुम लोग कितनी गलतियां।
अरे मोलर मास मॉलिक्यूलर मास एक होता है, केजी में पुट करना है, 32 इंटू 10⁻³ पुट करना है। तुम 32 जो लिख रहे हो गलत है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इन किलोग्राम, जब एमकेएस एमकेएस कितनी बार बताएं भैया। तो अगर ऑक्सीजन गैस होगी 32 इंटू 10⁻³ केजी पुट करोगे, N2 गैस के लिए 28 इंटू 10⁻³ केजी पुट करोगे। फॉर्मूला तक नहीं लगा पाते हो तुम लोग। कोविड असर कर गया क्या तुम लोगों को? कोविड और कहीं नहीं, सारा दिमाग पे असर कर गया लग रहा है सब लोगों को। फॉर्मूले तक नहीं यूज कर पा रहे हो तुम लोग, है भैया? 10th के पेपर होने चाहिए थे, फॉर्मूला कम से कम यूज करना सीख जाते। कोविड का भी खतरनाक वायरस निकला वाला, फॉर्मूला तक नहीं यूज करने दे रहा। समझ रहे हो भैया? मोलर मास ऑफ गैस केजी में तो लिख लो फॉर ऑक्सीजन m इज इक्वल टू 32 इंटू, ऐसे लिख लो। क्या पता तुम लोग का कल को भूल जाओ कि आपने बताया नहीं। लिखो फॉर ऑक्सीजन गैस m इक्वल टू 32 इंटू 10⁻³ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑक्सीजन गैस m इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻³ केजी पुट करोगे, एंड सो ऑन, बाकियों के लिए भी केजी वेजी में, ठीक है? अच्छा ये बताओ, एक बार ये भी आई थिंक पूछा गया, बड़ी सिंपल सी चीज, इसमें आरएमएस बड़ा है या एवरेज बड़ा है या मोस्ट प्रोबेबल बड़ा है? सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है? वी आरएमएस बड़ा होगा, वी एवरेज बड़ा होगा, या वी मोस्ट प्रोबेबल? एक पर्टिकुलर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर गैस के लिए, इस रूम में एक पर्टिकुलर गैस है, सपोज करो ऑक्सीजन, और सेम टेम्परेचर है 300 केल्विन, भैया? हाँ ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी में आएगा। सुनो, RT/m सब में कॉमन है, तुमको बस ये चेक करना है मेरे भाई कि 3 बड़ा होता है या 8/π बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है। बहुत साले खिलखिला रहे हो तुम लोग ना। अरे 3-2 मतलब तुम लोग को इससे देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या लेवल है तुम्हारा। RT/m सब में कॉमन आ रहा है, तो 8/π आप देखोगे या 3 देखोगे या 2 देखोगे दोस्त? बताओ बच्चा। 3 बड़ा होता है, ये नंबर 3 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? मतलब 3 तो ग्रेटर देन 2 और 8/π बीच में आता है। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, R ग्रेटर देन A, ऐसे रैम करके याद करते हैं, VRMS, ऐसे रैम करके याद कर सकते हो, रैम राम जो भी बोलो इसको। VRMS की वैल्यू ग्रेटर देन V एवरेज और ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल, ये है। VRMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। वही लिख लेना साइड में कि √3 ग्रेटर देन √8/π ग्रेटर देन √2, लिख लो। तुम लोग को सब लिखवाना जरूरी होता है दोस्त, लिख लोगे। √3 ग्रेटर होता है √8/π से, ग्रेटर √ कर लो या ऐसे कर लो। एक क्वेश्चन लिखो, जेई का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा आया था। अब तुम्हारे लिए तो खैर वो भी डिफिकल्ट होगा। देखो देखिए क्वेश्चन ये था, ग्राफ से डरा मत करो। स्पीड लिखी थी u और y एक्सिस पे लिखा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो बे, y एक्सिस पे लिखा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। उन्होंने बोला है कैसे ग्राफ था, तो क्या वो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहे हैं ना? वो बहुत प्यारा दोस्त, ऐसे लिखा हुआ था ग्राफ। इन्होंने बोला था कि स्पीड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q इज 200 मीटर पर सेकेंड, फाइंड RMS स्पीड। लिखो फॉर अ हाइपोथेटिकल गैस, लिखो साले क्वेश्चन लिखो। फॉर अ हाइपोथेटिकल गैस, गैस का मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया, लो। फॉर अ हाइपोथेटिकल गैस द स्पीड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q is 200 meter per second. For a hypothetical gas, the speed corresponding to point Q is 200 meter per second. The speed corresponding to point Q is 200 meter per second. Find RMS speed. Find RMS speed. ये ऐसे लिखा था, पॉइंट Q लिखा था और बोला था इस पॉइंट Q के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड RMS स्पीड, बताओ क्या आएगी? हम बोले ना तुम लोग भाई
द स्पीड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q इज 200 मीटर पर सेकेंड, फाइंड RMS स्पीड। एनालिटिकली तुम लोग एकदम डब्बा हो गए, बेकार है तुम्हारी जिंदगी। बताओ क्या आएगी, क्या दिया है, क्या आएगा। बहुत लंबा कैलकुलेशन ना करना, एक पेज भर डालो, एक लाइन में हो जाएगा। द स्पीड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q इज 200 मीटर पर सेकेंड, फाइंड RMS स्पीड। देखो इधर देखो, बहुत सारा। कौन बता रहा है बे? बहुत बढ़िया। और कोई? अच्छा, क्या बता रहा हो? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ बच्चा, बहुत बढ़िया। ये 3 4 2 लोग 3 लोग आगे बता रहे हैं, एक पीछे। √3 RT/, अरे पूरी वैल्यू बताओ सर। बहुत बढ़िया दोस्त। देखो, अरे स्पीड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q, इसको क्या बोलते हैं? VRMS दिया है ना, VMP दिया है, तो VMP की वैल्यू होती क्या है? √2RT/m। अंडर रूट के अंदर पूरा होता है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 200 मीटर पर सेकेंड। और जो तुमसे पूछा है क्या, VRMS, उसकी वैल्यू क्या होती है? √3RT/m। अरे तो √RT/m यहाँ से कॉपी कर लो, क्या आएगा? 200/√2 आएगा। 200/√2 नहीं आएगा क्या? तो इसकी वैल्यू √3 × 200/√2 नहीं आ जाएगा? खत्म, मीटर पर सेकेंड। और क्या चाहते हो यार, नहीं समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अबे तुम लोग समझ गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब समझ गए, सबको बताने दिया। समझ रहे हो भैया? इधर पीछे वाले दोस्त, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया दोस्त। अभी इससे पीछा नहीं छुटा है, मत सोचो खत्म हो गया, अभी और बता रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। जो आपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाई एक्सिस बनाया है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, एक बात बताते हैं आपको। एक्स एक्सिस पे क्या लिखे हो? स्पीड लिखे हुए हो, जिसको यू से लिखते हो। शुरुआत में ग्राफ पैराबोला उठता है, ऐसे पैराबोलिक उठता है, ऐसे जाता है, और फिर ऐसे इंफिनिटी पे जाके मैच करेगा। ठीक है भाई? कि हम देखें, तुम लोग, कुछ लोग इसी में सटा देते हैं, साले ऐसे लाते हैं मार देते हैं इसी में। ऐसा नहीं होता भैया, हमने देखा है, कुछ की कॉपी वॉपी में भी देखा है। जब यहाँ नहीं देखोगे ना, बहुत लोग ऐसे जब पढ़ाते हैं, तुम लोग क्या है ध्यान नहीं, हम बोलते हैं लिखो 4/2 = 2, तो लिखते हैं 4BY/TW, ऐसे कहीं खोए हुआ 4/2 FOU, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। तो ये मत किया करो भैया। 4/2 मतलब समझ रहे हो ना? नहीं, हम जो बोल रहे हैं उसको वर्ड्स में लिखते हैं, मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं गया है उसको। दिमाग साले और कहीं रहेगा तो लिखोगे तो ऐसे ही। देखो बच्चा, क्या तुमने देख लिया अभी भी इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या आएगी? अबे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ऐसा बोलो कि हमको सुनाई दे, अपने मन में ना बोला करो। V मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, VRMS और V एवरेज इससे ज्यादा होते हैं ना, तो ज्यादा होता है, इसके आगे आ जाएंगे ऐसे यहाँ पे। तो टेंटेटिवली हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू, ये वाली स्पीड V एवरेज है, और सबसे आगे वाली स्पीड कौन सी है? VRMS। बना सकते हो? बहुत प्यारा दोस्त, बनाओ इसको। मतलब उससे आगे स्पीड होगी, VRMS ज्यादा होगा एवरेज से। ऐसे एक ग्राफ फिर से बनाओ, ग्राफ तेजी से बनाना सीखो, हाथ नहीं चलता तुम लोग का। तुम्हारा फिर से बोर्ड राइट करवाना चाहिए। जब तक 10th बोर्ड नहीं दोगे तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। कोविड के पहले जब पढ़ाते तो लोग सीरियस होकर इसको देखते थे, हाँ पढ़ना है पढ़ना है। तुम लोग को पढ़ा रहे, तुम लोग को हंसी आती है। मतलब तुम लोग हंसते क्यों? कि ये देख के हंसते हो कि हमको नहीं पता? मतलब क्या लगता है तुम लोग को? मतलब शौक सा होता है, जैसे होता नहीं, कभी कभी आदमी को झटका सा लगता है, तब भी हंसी हंसी आने लगती है। तो ये जो स्ट्रक्चर थे, ये बड़े बड़े आप ये फॉर्मूले देखते हो, तो शौक में हंसते हो तुम लोग, खुशी में या दुख में या गम में क्या होता है समझ में नहीं आता।
नया है भैया? अच्छा अच्छा, अंदर से दर्द है तुम्हारे, मतलब ऊपर से लगता है हाँ ठीक है हंस रहे हैं, गम छुपा रहे हो है मतलब। चलो देखो ये क्लियर हो गया भैया। लिखिए मैक्सवेल, अच्छा सुनो तो, लिखो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर अ गैस, Maxwell speed distribution curve for a gas at two different temperature. Maxwell speed distribution curve for a gas at two different temperature. Maxwell speed distribution curve for a gas at two different temperature. अब फिर बनाओ ग्राफ ऐसे 1/n dn/du, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ 1/n dn/du। लिखो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर अ गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना, इतना छोटा भी ना बना लो यार, पेज बचा रहे हो क्या? इतना इतना ग्राफ बना के उसमें तो कचरा कर दोगे तुम लोग। लिखो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर अ गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। यहाँ देखो तुम लोग, पीछे मत देखो, ठीक है भैया? टू डिफरेंट टेम्परेचर, गैस एक ही है, टेम्परेचर हम इसी में बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वैल्यू ऑफ सारी स्पीड है, द वैल्यू ऑफ ऑल थ्री स्पीड वी आरएमएस, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, जानते हो कि नहीं जानते हो? देखो वी आरएमएस जो होता है वो √3RT/m होता है। क्या टेम्परेचर के स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल है? तो भैया वी आरएमएस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। वैसे वी एवरेज की वैल्यू भी √8/πRT/m होता है, ये भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया दोस्त। और वी मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू भी √2RT/m होती है, भी बढ़ेगा। तो सुनो तो, आप जिस रूम में बैठे हुए हो यहाँ भी सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी, वो भी सब होगा। टेम्परेचर बढ़ा दो, सबकी स्पीड बढ़ेगी, तो वी मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू जो यहाँ है क्या वो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? स्पीड साले आगे नहीं बढ़ जाएगी? वी एवरेज जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, ये सब के सब बढ़ जाएंगे। जो मॉलिक्यूल पहले कम स्पीड से घूम रहे थे, धीरे धीरे बेचारे ऐसे ऐसे चल रहे थे, वो तेजी में निकलना शुरू हो जाएंगे, चलने लगेंगे, नहीं चलने लगेंगे। तो जो फ्रैक्शन पहले बहुत स्लो स्पीड से चल रहा था वो फ्रैक्शन अब कम हो जाएगा, क्योंकि उनके जो ये कम वाले स्पीड वाले थे अब ये तो ज्यादा स्पीड वाले हो गए। मान लो ये पहले चल रहे थे 200 से, तो अब यही कितने हो जाएंगे? मान लेते हैं 300 हो गए, तो ये 200 से 300 तो पीक इसका नीचे हो जाएगा, थोड़ा नीचे चिपक जाएंगे। तो ये ग्राफ ऐसे होता है, सुन देख लो, हाई टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसे उठता तो है, लेकिन इसका पीक थोड़ा नीचे रह जाएगा और ऐसे ग्राफ फिर चला जाता है इन्फिनिटी पे, पीक थोड़ा नीचे रह जाता है। सुनो ये ग्राफ अभी भी ग्रेज करते हुए ही उठता है, और ग्रेज करते हुए जाएगा, एक टाइम के बाद ये फिर ऐसे एक पीक आएगा, लेकिन ये पीक के बाद फिर स्लोली ऐसे इंफिनिटी पे जाएगा। इस पीक के करस्पॉन्डिंग जब अब स्पीड आएगी, क्या उसको वी मोस्ट प्रोबेबल 2 बोलोगे? अरे वी एमपी 1 था, वी एवरेज 1 था, और वी आरएमएस 1 था, ठीक है पहले। अब जो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आएगी, क्या उसको आप लोग बोलोगे वी MP2? अब इसी के करस्पॉन्डिंग वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल अलग अलग आएंगे, वी एवरेज 2 और वी आरएमएस 2। तो एक काम करिए, लिखिए, ये सब जहां भी लिख रहे हो लिखो, with rise in temperature the value of all three speed, पूरा लिखो, with rise in temperature लिखो, 5 मिनट और लगेगा अभी। with rise in temperature the value of all three speeds increases, उस बैच के पैरेलल तो ले आए तुम्हें जो दूसरे A1 बैच में चला रहे थे। with rise in temperature the value of all three speeds increases, with rise in temperature the value of all three speeds increases, है ना? फिर उसके नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखा विद राइज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ ऑल थ्री स्पीड्स इंक्रीजेस, वो सारी स्पीड। नेक्स्ट लाइन में लिखो द फ्रैक्शन ऑफ कैरिंग, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग विद, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड
the fraction of molecule traveling with most probable speed decreases with rise in temperature. The fraction of molecule traveling with most probable speed decreases. The fraction of molecule traveling with most probable speed decreases with rise in temperature. ठीक है भैया, ये समझ गए? ये ग्राफ बनाओ, उस फॉर्मूले में हम थोड़ा चेंज करेंगे, बस ये ग्राफ बना लो जल्दी से और वो चेंज कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा क्लास आज की। चलो जल्दी, पहले अब ड्रॉ करो इसको, अच्छे से ड्रॉ करना दे क्या भैया? तुम लोग जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। स्पीड आगे बढ़ गई, ठीक है, और तो इसका मतलब जी इस रूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो स्लो स्पीड से चल रहे होंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सबकी स्पीड ज्यादा हो गई होगी, तो वो जो स्लो स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल हैं वो तो अब कम हो गए होंगे ना, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल हाई स्पीड पे निकल गए होंगे। समझ रहे हो बच्चा? जल्दी करो भैया, बस ये हम लास्ट में लिख दें इसको, जल्दी करो। R बाई एन ए को एक नया कांस्टेंट बोलते हैं, स्मॉल के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन। जल्दी कर लो उसको भैया, हम बता रहे हैं। वो ग्राफ बनाओ जल्दी। इतना ही पिछली क्लास में उन लोगों को पढ़ाए थे, ये दूसरे वाले बैचेस में। इतना आप लोग लिख लो, थोड़ा सा उनको और एलेबोरेट किए थे, लेकिन आप लोग पहले इतना लिखो, बता रहे हैं। देखना जल्दी में नहीं, तुम जो टाइम देख रहे हो तुम लोग, अच्छा नहीं भैया, हमको देखो, यहाँ जो पढ़ा रहे हैं साले उसको देखो। तीनों स्पीड को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में लिख दिया गया, इनको भी अपनी कॉपी में लिखिए। वो ग्राफ हो गया दोस्त, ग्राफ के बाद ये लिखो, सुनो तो, एक नया कांस्टेंट डिफाइन किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन, BOLTZ। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसको अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो तो हो जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना दोस्त? तो जो RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखे हो, इसको हम लोग स्मॉल KT अपॉन मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल m को बोलते हैं मास, टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो भी है टोटल मास जो गैस के ऑफ गैस है ना, इन kg। बाकी सारी चीजें सेम है, लिखो। R आपका जो है हट गया, K की वैल्यू आपको पता है R अपॉन NA है, अभी K की वैल्यू बाद में बता देंगे क्या होती है, लेकिन स्मॉल m की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, टोटल मास ऑफ गैस इन किलोग्राम, क्योंकि MKS यूनिट में यूज कर रहे हो ना भैया। कभी कभी क्या होता है, जानते हो क्या होता है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला फॉर्मूला क्यों बताया? ऐसे क्या है कि अभी बिट्स में एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने बोला था कि 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, ऐसे बोले 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसका VRMS बताओ। और लिखा था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे
27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 300 केल्विन पुट करोगे, और m का मतलब यहाँ मॉलिक्यूलर मास नहीं पुट करना है, यहाँ m का मतलब 16 × 10⁻³ kg पुट करना पड़ेगा ना। तो जब मास गिवन हो आपको तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, और मास ना गिवन हो आपको डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, आपको पैकेज मिल जाएगा या पैकेज आपके पास है, ट्राई करना इतना क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और सुनो, मैथमेटिक्स करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम और यूज करेंगे, तो आज थोड़ा ही पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं, ब्रेक ले सकते हो आप लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ऑनलाइन वालों, हाँ ठीक है, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।